तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में देखा था कि क्वीन स्पीड ने वीर को मारने का आदेश दे दिया होता है। इसके बाद सीधे ही हमें कांटों के जंगलों का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वीर और लेनी चूमिंग को गोल्डन शेर की पीठ पर लिटा कर जंगलों से बाहर की तरफ जा रहे होते हैं। तभी वीर कहता है हमें जल्दी कुछ करना होगा क्योंकि थॉर्न टेम्पल के लोगों को अभी तक सब कुछ पता चल गया होगा और मुझे पूरा विश्वास है कि अभी तक उन लोगों ने कुछ लोगों को हमारे पीछे भेज भी दिया होगा। तभी लेनी कहती है हालांकि मैंने अपनी पावर का इस्तेमाल करके हमारी खुशबू छुपा दी है, परंतु मुझे लगता है कि और भी कई परेशानियां हो सकती है। तो वीर लेनी को समझाता हुआ कहने लगता है बहन लेनी मेरे विश्वास करो, कांटों का जंगल बहुत बड़ा है, उन्हें हमें ढूंढने में थोड़ा समय लगेगा, तब तक हमें चूमिंग को ठीक करने पर ध्यान देना चाहिए। वीर ये कहकर अपने सामने की झाड़ियों को हटाता हुआ रास्ता बनाता हुआ आगे चलने लगता है। तभी वीर को कुछ महसूस होता है और वो लेनी को पीछे करता हुआ कहने लगता है रुको, यहाँ पे शायद कुछ है। ये कहते हुए वीर अपने सामने की झाड़ियों को हटाने लगता है और फिर जैसे ही वीर के सामने की झाड़ियां हटती है वो देखकर हैरान हो जाता है। इसके बाद हमें वीर के सामने का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक पेड़ पीले रंग की रोशनी से बहुत तेज चमक रहा होता है और ये रोशनी सीधे ही आसमान की ओर जा रही होती है। और फिर हम वीर को देखते हैं जो प्रोफेसर मंत्रा का यूज करके उस पेड़ की ऊर्जा को स्कैन कर रहा होता है और मन ही मन सोच रहा होता है इस पेड़ की जीवन शक्ति बहुत पावरफुल है, लगभग सीक्रेट ब्लड आयरन शोल्डर किंग की तरह, लेकिन इसके आसपास कोई जीवन का संकेत क्यों नहीं है? आखिर ये कैसे हो सकता है? मुझे कुछ दिन यहाँ रुक कर इस पेड़ के बारे में थोड़ा और पता करना चाहिए, हो सकता है इससे कुछ अच्छा प्राप्त हो जाए। इतना सोचने के बाद वीर लेनी से कहता है बहन लेनी लगभग रात होने वाली है, मुझे लगता है आज हमें यहीं रुक कर आराम करना चाहिए। इसके बाद सीधे ही हम रात का सीन देखते हैं, जहाँ पर वीर अपनी पावर का इस्तेमाल करके चूमिंग को हील कर रहा होता है और लेनी साइड में बैठकर ये सब देख रही होती है। और फिर हम चूमिंग को देखते हैं जिससे कि वीर ने पूरा हील कर दिया होता है और वो कराता हुआ अपनी आंखें खोलने की कोशिश करने लगता है। ये देखकर वीर एक चैन की सांस लेता है। चूमिंग कराता हुआ अपनी आंखें खोलने लगता है और कहता है ये कौन सी जगह है? तभी चूमिंग को पूरी तरह से होश आ जाता है और वो वीर को देखकर घबरा जाता है और वो घबराते हुए कहने लगता है वीर तुम यहाँ कैसे, और नाइट किंग कहाँ है? क्या उसने तुम्हें बंदी बना लिया? तभी हम वीर को देखते जो नाइट किंग को बुलाता हुआ कहता है क्या तुम इसकी बात कर रहे हो? चूमिंग जैसे ही नाइट किंग को देखता है वो अपने बिस्तर पर उठ खड़ा होता है और रोते हुए कहने लगता है तुम इसके साथ क्या कर रहे हो? क्या तुम इसके साथी हो? तभी हम वीर को देखते जो चूमिंग को समझाते हुए कहता है डरो मत, मैं तुम्हें सब कुछ समझाता हूँ। और नाइट किंग पीछे से खतरनाक से लुक देखकर उसे डरा रहा होता है। अब हम सीधे ही थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर उन लोगों ने कैंप वगैरह सब कुछ लगा लिया होता है और कैंप फायर में मांस पकाते हुए आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी वीर चूमिंग की तरफ एक मांस का टुकड़ा बढ़ाता हुआ कहता है कि जैसा कि तुम देख रहे हो मैंने नाइट किंग को हरा दिया है और तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म कर दिया है। और चूमिंग वीर से मांस का टुकड़ा लेता हुआ कहता है काश ये मेरी मौत से पहले का कोई मेरा भ्रम ना हो। और मांस का टुकड़ा खाता हुआ कहने लगता है इसकी खुशबू कितनी ज्यादा अच्छी है, लगता है ये मेरा कोई भ्रम नहीं है। फिर वीर कहता है तुम्हारी चोट अभी ठीक हुई है, इसलिए तुम अच्छी तरह से खाना खाकर आराम करो, फैंग फैंग तुम्हारी देखभाल करेगा। तो चूमिंग कहता है ठीक है भाई, और वो जल्दी जल्दी खाना खाने लगता है। इसके बाद हमें देर रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वीर और उसके सारे के सारे साथी खाकर आराम करने के लिए चले गए होते हैं और जियो फेंग फेंग जो कि वीर का एक तूफान टाइप का एलियन पेट होता है जोर से हाउल करने लगता है। ये सब सुनकर वीर और उसके साथियों की नींद टूट जाती है और लेनी कहने लगती है क्या हुआ उसे, और चूमिंग कहने लगता है कि बाहर क्या चल रहा है। चूमिंग बाहर आकर इधर उधर देखता हुआ कहने लगता है कौन है यहाँ, आखिर कौन है यहाँ, सामने आओ जो भी है। इसके बाद हम वीर को देखते हैं जो फेंग फेंग को शांत करवाता हुआ सोचने लगता है आखिर क्या चल रहा है यहाँ और मुझे कुछ एहसास क्यों नहीं हो रहा है। अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर सभी इकट्ठा हो गए होते हैं और वीर सभी से कह रहा होता है मुझे यहाँ दुश्मन का आभास नहीं हो रहा है, लेकिन फेंग फेंग बहुत ज्यादा घबराया हुआ था, तो कोई न कोई बात तो जरूर होगी। अब से हमें बारी बारी जाग कर नजर रखनी होगी। तो लेनी और चूमिंग दोनों ही कहते हैं ठीक है भाई। अब सीधे ही सुबह का सीन देखते हैं, जहाँ पर लेनी घबराते हुए आती है और चूमिंग को उठाते हुए कहती है जागो कुछ हुआ है। तो चूमिंग अपनी आंखें रगड़ता हुआ कहता है क्या हुआ क्या हुआ। हम वीर को देखते जो टेंट से बाहर देखता है और देखकर हैरान हो जाता है। इसके बाद हमें टेंट के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कांटों वाली बेलें पूरे जंगल में फैल गई होती है, यहाँ तक कि टेंट के बाहर तक भी आ गई होती है। ये देखकर चूमिंग कहता है ये बेलें तो जंगल के बीच में होती है और हम पहले ही बहुत ज्यादा चल चुके, तो हमें तो जंगल के किनारे पर होना चाहिए, तो ये कैसे हो सकता है। वीर और चूमिंग आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी लेनी एक पेड़ की तरफ इशारा करती हुई कहती है क्या ये इस पेड़ की वजह से हो सकता है। इसके बाद हम वीर को देखते हैं जो उस गोल्डन पेड़ की तरफ जाता हुआ मन में सोचने लगता है इस पेड़ में कुछ तो ऐसा है जो मुझे अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। अब हमें चूमिंग को दिखाया जाता है जो डरते हुए से कहने लगता है मुझे लगता है हमें उस पेड़ के करीब नहीं जाना चाहिए क्योंकि हमें उस पेड़ के बारे में ज्यादा जानकारी भी नहीं है, ऐसे में उस पेड़ के पास जाना बहुत खतरनाक हो सकता है। तभी वीर कहता है अगर हम सचमुच घने जंगल के बीच में हैं तो कहीं और जाना ज्यादा खतरनाक होगा, क्योंकि अभी तो हमें यह भी पता नहीं है कि हमें घने जंगल में टेलीपोर्ट कर दिया गया है, कांटे वाली बेली हमारा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गई है। इसके बाद हम उस गोल्डन पेड़ को देखते हैं, जिसे जैसे ही वीर की मौजूदगी का एहसास होता है वो बहुत तेज गोल्डन रंग की रोशनी में चमकने लग जाता है और उसमें से ऐसी आवाज आने लगती है जैसे कि मानो कोई वीर को बुला रहा हो। अब हम चूमिंग को देखते हैं जो उस गोल्डन पेड़ को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और हैरानी से उस गोल्डन पेड़ की तरफ इशारा करता हुआ जोर से चिल्लाने लगता है देखो उस पेड़ के बीच में कोई है। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था मानो वह व्यक्ति मेडिटेशन कर रहा हो, लेकिन जैसे ही वे सब उस पेड़ के पास गए तो उन्हें पता चलता है कि यह कोई इंसान नहीं बल्कि एक इंसान की लाश है जो ना जाने कितने सालों से उस पेड़ के भीतर छुपा बैठा था।
उस लाश के बैठने के ढंग से ही पता चल रहा था कि यह कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि कोई बहुत ज्यादा ताकतवर शख्स रहा होगा। अब सवाल यह है कि यह इंसान आखिर कौन है और इसकी मृत्यु कैसे हुई होगी और इसका शरीर अभी तक इतना सुरक्षित कैसे है। तभी लेनी कहती है इस इंसान ने तो लीग की यूनिफॉर्म पहन रखी है और यह यूनिफॉर्म कम से कम 50 साल पुराना होगा, फिर भी यह यूनिफॉर्म ज्यों की त्यों है। तो चूमिंग कहता है इसका यूनिफॉर्म देख कर लगता है जरूर यह पृथ्वी पर कोई वीआईपी रहा होगा, क्या यह एयरलाइंस में से हो सकता है। इतना कहने के बाद चूमिंग उस लाश की तलाशी लेने लग जाता है। तभी लेनी घबराते हुए उसे रोकने लग जाती है और कहती है तुम क्या कर रहे हो, यह इंसान जरूर ही लीग में कोई सीनियर रहा होगा, तुम्हें ऐसे ही इसकी तलाशी नहीं लेनी चाहिए। तभी चूमिंग को उस लाश की पॉकेट में से कुछ मिलता है और वह उसे निकाल लेता है और उन्हें देखता हुआ लेनी से कहने लगता है मुझे गलत मत समझो, मैं बस यह देखना चाहता था कि इस लाश के पास कुछ ऐसा मिल जाए जिससे कि इसकी पहचान का पता चल सके। इसके बाद हम वीर को देखते हैं जो चूमिंग के हाथ में 9 लाइफ कैट का एक कार्ड देख लेता है और ये कार्ड देखने के बाद वो सोचने लगता है इस इंसान के पास भी एक 9 लाइफ कैट का कार्ड था, तो क्या यह इंसान भी ब्लड लीजन से हो सकता है। इसके बाद हम चूमिंग को देखते हैं जो उस लाश को हटाकर उसके आसपास की जगह को देखने लग जाता है और वह लाश जैसे ही अपने जगह से हटती है वहां पर एक लॉकेट जैसा कुछ पड़ा होता है जिसे देखकर वीर हैरान होता है। वह कहता है यह क्या है और उसे जल्दी से उठा लेता है। वीर जैसे ही उस लॉकेट को खोलकर देखता है उसे सदमा लग जाता है, मानो उसने दिन में ही भूत देख लिया हो और वह काफी देर तक उस लॉकेट को ही देखता रहता है। अब हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चूमिंग वीर के कंधे पर हाथ रखता हुआ वीर से कहता है यह प्राचीन वस्तु बहुत पहले ही टूट गई होगी और तुम इसे लगभग 15 मिनट से घूरे जा रहे हो, आखिर इसमें ऐसा क्या है, मुझे भी दिखाओ। और इतना कहने के बाद वो उस लॉकेट में झांकने लग जाता है। चूमिंग जैसे ही उस लॉकेट को देखता हुआ हैरान होता हुआ कहता है यह इंसान तो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिख रहा है, आखिर यह है कौन और क्या तुम इसे जानते हो। तो वीर इसकी रिप्लाई में उससे कहने लगता है यह मेरे पिताजी की तस्वीर है जब मैं छोटा था, अब मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि यह लॉकेट आखिर इस इंसान के पास कहाँ से आई। वीर इतना कहते ही उस लॉकेट को जल्दी से अपनी जेब में रखता हुआ कहने लगता है यह यहाँ पर इतने सालों से मेरा ही इंतजार कर रही थी, तो ठीक है मैं इसे स्वीकार करता हूँ। तो चूमिंग कहता तुम इतने जल्दी में क्यों हो, मुझे अच्छे से देखने तो दो, मैं तुमसे चुरा थोड़ी रहा हूँ यह। इसके बाद हम वीर को देखते हैं जो उस लाश की ओर देखता हुआ सोचने लगता है मैंने घर में फोटो देखी है, यह इंसान मेरे दादाजी तो नहीं है, तो फिर यह इंसान है कौन जो मेरे और मेरे पापा का फोटो लेके घूम रहा था। अब हम लेनी को देखते हैं जो उस पेड़ की जड़ों के आसपास छानबीन कर रही होती है। तभी वह वीर और चूमिंग को बुलाती हुई कहने लगती है जल्दी आओ यहाँ शायद कुछ है। इसके बाद हम वीर को देखते हैं जो लेनी से कहता है यह तो कोई दरवाजा लग रहा है, इसका उस आदमी से क्या लेना देना हो सकता है। तो लेनी कहती है हो सकता है यहाँ पर कोई खजाना हो और यह इंसान उसी की रखवाली कर रहा हो। तभी वीर उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगता है और तभी वह दरवाजा एक जोर की आवाज के साथ खुल जाता है। यह देखकर चूमिंग बोलता है यह दरवाजा सालों से बंद था, फिर भी इतनी आसानी से कैसे खुल गया। इसी के साथ वह दरवाजे के अंदर देखता हुआ कहने लगता है यह दरवाजा शायद किसी बहुत बड़े केव से कनेक्टेड है और यह केव बहुत ज्यादा गहरी है। इसके बाद हमें केव के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ से बहुत ज्यादा पावरफुल ऑरा बाहर आ रही होती है, साथ ही किसी के चिल्लाने की भी आवाज आ रही होती है। और फिर हम फैंग फैंग को देखते हैं जिसे जैसे ही वो ऑरा फील होता है वह घबराते हुए पीछे हटने लगता है। फैंग फैंग को देखकर लेनी कहती है आखिर नीचे ऐसा क्या है जिसने फैंग फैंग को इतनी बुरी तरह से डरा दिया है। तभी चूमिंग कहने लगता है मुझे लगता है कि नीचे बहुत ज्यादा पावरफुल कोई एलियन है, हमें यहाँ से चलना चाहिए वरना हमें खतरा हो सकता है। इसके बाद हम वीर को देखते हैं जो लेनी और चूमिंग से कहने लगता है तुम लोग यहीं रुको, मैं नीचे जाकर देखता हूँ, अगर नीचे खतरा नहीं रहा तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। इतना कहने के बाद वीर उस गुफा में बहुत तेजी से अंदर जाने लगता है और उस गुफा में से बहुत जोर जोर से किसी के हंसने की आवाज आने लगती है। अब हम देखते हैं कि वीर उस आदमी के बारे में सोचता हुआ धीरे धीरे दीवारों को पकड़ता हुआ नीचे की ओर जा रहा होता है। तभी अचानक वीर को ऐसा महसूस होने लगता है मानो नीचे से किसी के चिल्लाने की आवाज आ रही हो, साथ ही नीचे से बहुत खतरनाक लाइफ फोर्स भी महसूस होती है। वीर को जैसे ही ये सब महसूस होता है वो तुरंत ही प्रोफेसर मंत्र एक्टिव कर देता है और अपने आसपास की जगह को स्कैन करने लग जाता है। स्कैन करने के बाद वीर को पता चलता है कि वीर के सामने एक बहुत ज्यादा बड़ी चीज है जिसके सामने वीर एक चींटी बराबर भी नहीं है। अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर फाइनली वीर उस गुफा के एंड पर पहुंच जाता है और उस गुफा के एंड पर एक छुपे हुए अंडरग्राउंड पैलेस का गेट होता है और ये पैलेस का गेट इतना बड़ा होता है जिसके सामने वीर सचमुच एक चींटी से भी छोटा लग रहा था। इस पैलेस को देखने के बाद वीर की तो पैरों तले जमीन खिसक गई होती है और वह हैरानी में सोचने लगता है आखिर ये इतना बड़ा सा क्या है। इसके बाद वीर उस बड़ी सी चीज के पास चला जाता है और उसे महसूस होता है कि ये एक बहुत बड़ा दरवाजा है। इसी के साथ वीर बिना एक भी पल गवाए बड़े ही क्यूरियोसिटी के साथ उस गेट को खोलने की कोशिश करने लगता है और काफी देर तक कोशिश करने के बाद वीर फाइनली उस दरवाजे को थोड़ा सा खोल लेता है। वीर जैसे ही उस दरवाजे के अंदर देखता है वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, हैरानी से सामने की तरफ ऐसे देखता है मानो उसकी आंखें अभी बाहर आ जाएंगी। अब हम उस शेल्टर को देखते हैं जो सच में बहुत ज्यादा बड़ा होता है और उस शेल्टर के चारों तरफ बस तबाही मच रखी होती है। जहाँ देखो एलियंस की लाश और हड्डियां पड़ी थी चारों तरफ, कुछ कुछ हड्डियां तो 100 फीट से भी ज्यादा थी और कुछ कुछ लाशों में तो सर ही नहीं था। हालत देखकर तो ऐसा लग रहा था मानो यहाँ पर एक साथ हजारों एलियंस को लड़ा दिया गया हो। और वीर अंदर की तरफ जाता हुआ मन में सोचने
सोचने लगता है ये शेल्टर इतना ज्यादा बड़ा है कि इसके सामने किंग शेल्टर किसी की झोपड़पट्टी से कम नहीं है और भगवान ही जाने ये पैलेस कितने सालों से बंद था और ना जाने ये पैलेस कितने सारे राज समेटे बैठा है। तभी वीर एक एलियन की लाश के पास रुकता है जिसे कि किसी ने बीच में से फाड़ दिया होता है। वीर उस लाश को देखता हुआ सोचने लगता है इस एलियन को मरे हुए ना जाने कितने ही सदियां बीत गई होगी, फिर भी इस एलियन की बॉडी से निकलता हुआ और अब बहुत ज्यादा पावरफुल है और जिसने इसका ये हाल किया वो ना जाने कितना पावरफुल होगा। क्या ये उसी बंदे का काम हो सकता है जिसकी लाश हमें उस पेड़ के सामने से मिली थी? ये सोचता हुआ वीर उस लॉकेट को याद करने लगता है जो उस आदमी के पास मिली थी। और गाइज मैंने आप लोगों को पिछले एपिसोड में बताया था कि इस लॉकेट में वीर और उसके पिताजी हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। इस फोटो में जो बच्चा है वो वीर के पिताजी है और जिसने वीर के पिताजी को यानी उस बच्चे को गोद ले रखा है वो वही बंदा है जिसकी लाश वीर को पेड़ के पास से मिली थी। अब स्टोरी कंटिन्यू होती है और हम वीर को देखते हैं जिसने प्रोफेसर मंत्रा का उपयोग करके पूरे शेल्टर को स्कैन कर लिया होता है। और स्कैन करने के बाद वीर को पता चलता है कि यहाँ पर कोई भी जिंदा क्रिएचर नहीं है। वीर को जैसे ही यहाँ पर सेफ महसूस होता है वो जाकर चूमिंग और लेनी को बुला लेता है। इसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चूमिंग और लेनी फैंग फैंग को लेकर नीचे आ गए होते हैं और फैंग फैंग अभी भी उस बड़े से दरवाजे को देखता हुआ गुर्रा रहा होता है। तभी चूमिंग उस दरवाजे की ओर इशारा करता हुआ वीर से पूछने लगता है वीर ये इतनी बड़ी सी चीज क्या है? तो वीर दरवाजे से अंदर जाता हुआ कहने लगता है तुम खुद ही क्यों नहीं देख लेते? अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर वे सभी लोग शेल्टर के अंदर आ गए होते हैं और अंदर की लाशों को देखकर फैंग फैंग डर के मारे कांपने लग जाता है। तभी लेनी उसको संभालते हुए कहने लगती है अब पता चला कि फैंग फैंग आखिर इतना अजीब व्यवहार क्यों कर रहा था। इतने सारे लाशों से निकलता हुआ इतना पावरफुल और जो कि ना जाने इसे कितने पहले ही महसूस हो गया था, यह हमें इसी के बारे में बताना चाहता था। तभी चूमिंग अपने चारों ओर देखकर हैरान होता हुआ कहने लगता है यहाँ कम से कम हजारों की तादाद में एलियन मारे गए हैं और कईयों के तो सर भी नहीं है। क्या ऐसा संभव है कि इन सभी को उस पेड़ की छेद के पास वाले बंदे ने मारा होगा? तो वीर इसके रिप्लाई में कहने लगता है कि हाँ इस बात पर भरोसा करना बहुत ज्यादा मुश्किल है पर यह संभव है, मुझे भी ऐसा ही लगता है। इन सब बातों को इग्नोर करती हुई लेनी वीर से पूछने लगती है अगर ये एक शेल्टर है तो यहाँ पर टेलीपोर्टेशन डिवाइस भी होना चाहिए, तो क्या यहाँ का टेलीपोर्टेशन डिवाइस अभी भी काम कर रहा है? वीर थोड़ी देर सोचने के बाद बोलता है हालांकि मैंने अभी तक उसका यूज तो नहीं किया है लेकिन मैंने उसकी अच्छे से जांच कर ली थी, तो हाँ अब हम बिना किसी स्पिरिट के साथ एग्रीमेंट किए हुए पृथ्वी पर जा सकते हैं। लेनी जो सालों से पृथ्वी पर नहीं गई थी और कहीं न कहीं ये उम्मीद भी छोड़ चुकी थी कि अब वे लोग पृथ्वी पर कभी जा भी पाएंगे। वीर की ये सब बातें सुनने के बाद लेनी की आंखों में आंसू आ जाती है और वो नम आंखों से वीर से पूछने लगती है क्या तुम सच कह रहे हो, अब हम पृथ्वी पर जा सकते हैं? तो वीर कहता है हाँ और एक छोटा सा मजाक करता हुआ लेनी से कहने लगता है कि हाँ अब तुम जा तो सकती हो लेकिन अब तुम्हें मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा और हफ्ते में 2 बार मुझे देनी पड़ेगी। ये सुनने के बाद लेनी और चुमिंग दोनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता और वे दोनों खुशी में एक दूसरे का हाथ पकड़कर नाचने लग जाते हैं। इसके बाद हम स्पिरिट टेम्पल के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर वीर, लेनी और चुमिंग तीनों ही टेलीपोर्टेशन डिवाइस की ओर जा रहे होते हैं। तभी चुमिंग कहता है यहाँ का तो टेलीपोर्टेशन डिवाइस भी इतना ज्यादा बड़ा है, मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकते कि जब ये जगह पूरी तरह से ठीक होगा तब कैसा दिखता होगा। पृथ्वी पर टेलीपोर्ट होने के लिए वे सभी लोग जाकर टेलीपोर्टेशन डिवाइस के अंदर खड़े हो जाते हैं। तभी चूमिंग कहने लगता है मैं इतने सालों से नाइट किंग के लिए कड़ी मेहनत करता हूँ, यहाँ तक कि उससे मार भी खाई, फिर भी उसने मुझे पृथ्वी पर जाने की अनुमति नहीं दी और फाइनली आज जाके मेरा ये पुतला पूरा हो जाएगा। लेनी कहती है सही कहा तुमने, मैं भी अब कुछ समय के लिए घर पर आराम करूंगी। तो वीर कहता है ठीक है दोस्तों मिलते हैं अगले बार, और लेनी और चूमिंग भी कहने लगते हैं ठीक है भाई मिलते हैं अगले बार। इसी के साथ ये सभी लोग अपने अपने घर पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। अब हम सीधे ही पृथ्वी पे वीर के घर का सीन देखते हैं जहाँ पर वीर ने पहले ही एक पर्सनल टेलीपोर्टेशन डिवाइस लगवा लिया होता है। वीर टेलीपोर्ट होने के बाद सीधे ही अपने कमरे में उस इंसान की फोटो ढूंढने लगता है और काफी देर तक पूरे कमरे में ढूंढने के बाद उसे अपने पापा की कुछ फोटोज मिल जाती है, जिन्हें देखता हुआ वीर सोच रहा होता है आखिर यहाँ चल क्या रहा है। तभी सीढ़ियों से किसी के दौड़ने की आवाज आ रही होती है और किसी की परछाई सीधे ही वीर के कमरे की ओर आ रही होती है और तभी हम देखते हैं यह परछाई और कोई नहीं बल्कि वीर की माँ होती है। वीर की माँ जैसे ही वीर को देखती है वो कहने लगती है आखिरकार तुम आ गए, मैंने तुम्हारे टेलीपोर्टेशन डिवाइस में कुछ हलचल सुनी इसलिए मैं तुरंत देखने के लिए आ गई। वीर जैसे ही अपनी माँ को देखता हुआ उनकी सारी बातों को नजरअंदाज करता हुआ वीर अपनी माँ से बोलता है माँ मुझे आपसे कुछ पूछना है। अब यहाँ से सीन कट होता है, सीधे ही वार्मी ग्रह का सीन दिखाया जाता है जहाँ वीर टेलीपोर्ट होकर फिर से उसी पेड़ के नीचे वाले सीक्रेट शेल्टर में आ गया होता है। वीर उस टेलीपोर्टेशन डिवाइस से बाहर आता हुआ इधर देखते हुए सोच रहा था लगता है चूमिंग और लेनी अभी तक वापस नहीं आए, आखिरकार उन्होंने इतने सालों में क्या क्या नहीं झेला, उनके हिसाब से अभी आराम करना ही ज्यादा सही रहेगा। इसके बाद वीर अपनी जेब से उस लॉकेट को निकाल लेता है, उसे देखता हुआ सोचने लगता है यहाँ तक कि मैंने अपनी माँ से भी पूछ लिया, उन्हें भी इस इंसान के बारे में कुछ नहीं पता, आखिर ये इंसान है कौन। वीर उस लॉकेट को वापस अपनी जेब में रख लेता है और अपनी आसपास की जगह को देखता हुआ कहने लगता है भले ही मैं इस जगह को पहले भी देख चुका हूँ पर अब भी ये उतनी ही डरावनी लग रही है जितना कि पहले लग रही थी। इसके बाद हम एक सांप टाइप एलियन को देखते हैं जिसके सर को देखकर ऐसा लग रहा था मानो
इसके सर पर पूरा उल्का पिंड गिर गया हो। और उसे देखकर वीर गुस्से में अपनी मुट्ठी भींचता हुआ कहने लगता है, अगर ये सब उसी बंदे ने किया है तो वो असाधारण रूप से पावरफुल होना चाहिए, और ऐसे पावरफुल इंसान का मेरे फैमिली से क्या लेना देना है मैं पता लगा कर रहूंगा। मेरे पिताजी का अफेयर जरूर ही बहुत ज्यादा पावरफुल और कॉम्प्लिकेटेड लोगों से रहा होगा, और अगर मुझे इस बारे में पता लगाना है तो मुझे उन लोगों से भी ज्यादा पावरफुल बनना होगा। इतना कहने के बाद वीर अपनी सुपर किंग स्पिरिट बॉडी को बुलाता हुआ सोचने लगता है, सबसे पहले तो मुझे किसी तरह इस सुपर किंग स्पिरिट बॉडी के फॉर्म में रहने के टाइम को बढ़ाना पड़ेगा। जब वीर पूरी तरह से सुपर किंग स्पिरिट बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है तो उसकी बॉडी से एक अलग ही ऑरा निकलने लग जाता है, जैसा वीर ने कभी फील नहीं करा होता है। और ये ऑरा सीधे ही किसी चीज की ओर खिंचती हुई चली जा रही थी। वीर को जैसे ही इस बात का पता चलता है वो तुरंत पीछे मुड़ता हुआ कहने लगता है, आखिर क्या है जो मेरी शक्तियों को खींच रहा है। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि वीर के बॉडी से निकलता हुआ औरत सीधे ही उस सेल्टर के स्पिरिट स्टैचू की ओर जा रहा होता है, और उस स्टैचू के सर पर, जो कि अभी तक खाली पड़ा था, एक सोल स्टोन का निर्माण करने लगता है। वीर उस स्टैचू को देखकर कहने लगता है, अच्छा तो ये बात है। तभी अचानक उस स्टैचू में से आवाज आने लगती है, आपका सोल स्टोन स्पिरिट बेस से कनेक्ट हो गया है, क्या आप अभी अंदर जाना चाहते हैं। वीर उस स्टैचू की ओर बढ़ता हुआ कहने लगता है, स्पिरिट बेस, आखिर ये क्या है। तभी अचानक उस स्टैचू में से बहुत तेज रोशनी आने लग जाती है और वीर को अपनी ओर बहुत ज्यादा फोर्स के साथ खींचने लग जाता है। वीर को बिल्कुल ऐसा लगता है मानो वो टेलीपोर्टेशन डिवाइस का ही यूज कर रहा हो, लेकिन 10 गुना पावर के साथ, और वो हैरानी से कहने लगता है, आखिर यहाँ चल क्या रहा है। इसके बाद सीन चेंज होता है और वीर को अंतरिक्ष के बीचों बीच एक आइलैंड के ऊपर टेलीपोर्ट कर दिया गया होता है, और इस जगह का नाम द फर्स्ट स्पिरिचुअल बेस होता है। इस आइलैंड को देखकर ऐसा लग रहा था मानो ये आइलैंड पूरा का पूरा जेड से बना हो, और यहाँ पर वीर को ऐसा फील होता है मानो वो गैलेक्सी के बीचों बीच खड़ा हो और उसके आसपास चारों तरफ सिर्फ सितारे ही सितारे थे। लेकिन करीब से ऑब्जर्व करने के बाद वीर को पता चलता है कि ये कोई सितारे नहीं बल्कि दूसरे जेड आइलैंड है, जो कि दूर से देखने में बिल्कुल सितारे की तरह दिख रहे हैं। वीर खुद से सवाल करता हुआ कहता है कि यही है स्पिरिट बेस। तभी उसे रियलाइज होता है कि वो अभी तक सुपर किंग स्पिरिट की फॉर्म में है, और थकना तो दूर की बात, उसे अपनी बॉडी में एक अलग सा ही पावर महसूस हो रहा होता है। वीर कहता है, ऐसे में मैं सुपर किंग स्पिरिट की फॉर्म में 3 सेकंड से ज्यादा नहीं रह पाता हूँ, पर यहाँ मैं अभी तक इसी फॉर्म में हूँ, ये जरूर स्पिरिट बेस की वजह से ही हो रहा है। तभी वीर अपने आइलैंड पर बने एक स्टैचू की ओर देख रहा होता है, जिसके सर के ऊपर एक नंबर आ रहा होता है, और ये नंबर 9,65,00,000 के फिगर में होता है। उसे देखकर वीर बोलता है, आखिर ये नंबर क्या है और मैं यहाँ से वापस कैसे जाऊँ। तभी वो मूर्ति बोलती है, ये नंबर पहले स्पिरिट बेस में आपकी रैंकिंग है, आप यहाँ से जब चाहे वापस जा सकते हैं, क्या आप अभी यहाँ से वापस जाना चाहते हैं। उस मूर्ति के होंठ तो नहीं हिल रहे थे, फिर भी वीर उसे साफ साफ सुन पा रहा था, इसलिए वीर हैरान होता हुआ उस मूर्ति से पूछता है, नहीं मैं अभी नहीं जाना चाहता, लेकिन फिर यहाँ मैं क्या क्या कर सकता हूँ। तो वो स्टैचू वीर का जवाब देती हुई कहती है, पहले स्पिरिट बेस में आप अन्य स्पिरिट से लड़ सकते हैं, उनको चुनौती दे सकते हैं, उनकी चुनौती एक्सेप्ट कर सकते हैं। जीतने वाले स्पिरिट को स्पिरिट जीन पॉइंट्स मिलेंगे और हारने वाले स्पिरिट का एक सेल्फ जीन पॉइंट माइनस होगा। वीर बोलता है, क्या मैं यहाँ मर भी सकता हूँ। तो वो स्टैचू वीर का जवाब देते हुए कहने लगता है, नहीं आप यहाँ मर नहीं सकते, आप अगर किसी स्पिरिट से हार जाते हैं तो आपका एक सेल्फ जीन पॉइंट माइनस होगा और आप अपने सोल स्टोन में वापस आ जाएंगे। वीर ये सुनने के बाद बोलता है, मतलब लगभग ये एक क्वालिफाइंग राउंड जैसा है। वीर जब अपने स्पिरिट स्टैचू के साथ ये सब बातें कर रहा होता है, तभी एक एलियन अपने आइलैंड के साथ उड़ता हुआ वीर के पीछे आ जाता है और वीर से कहता है, अरे वाह, यहाँ तो एक नया खिलाड़ी है, क्या तुम मेरे साथ एक खेल खेलना चाहोगे। वीर उसकी तरफ मुड़ता हुआ उससे पूछता है, तुम्हें कैसे पता है कि मैं यहाँ नया हूँ। इस स्पिरिट का नाम मानवा में जाइंट स्पिरिट है और नोवल में फ्लेम जाइंट है। ये स्पिरिट वीर के साथ काफी लंबे टाइम तक रहने वाला है, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि आप लोग इसे किस नाम से सुनना चाहते हैं। जिस नाम के सबसे ज्यादा कमेंट आएंगे मैं इसे इसी नाम से बुलाऊंगा। अब स्टोरी आगे बढ़ाते हैं। वो स्पिरिट वीर से बोलती है, अपनी रैंकिंग देखो बच्चे, 9,65,00,000 से भी ज्यादा, इतनी बेकार रैंकिंग तो किसी नई स्पिरिट को ही दी जाती है। वीर ये सुनने के बाद सीधे ही छलांग मार के उस स्पिरिट के आइलैंड पर आ जाता है और उसे चैलेंज करता हुआ कहने लगता है, चलो फिर मैं तुम्हें अपनी ताकत दिखाता हूँ। और वो स्पिरिट तैयार होकर अपनी मुट्ठी भींचता हुआ कहता है, चलो फिर देख लेते हैं कौन ज्यादा पावरफुल है। इसके अगले ही पल वो स्पिरिट कुछ सोच पाता उससे भी पहले वीर अपने पंच से उसके ऊपर अटैक कर देता है, और ये अटैक सीधे ही उस स्पिरिट के टुकड़े टुकड़े करता उसके छाती के बीचों बीच से निकल जाता है। तभी वीर के पावर स्क्रीन पर मैसेज आता है, नाइट फायर जिन +1। इसी के साथ वीर की जो रैंक थी वो भी घटकर 9,27,00,000 के फिगर में आ जाती है। ये देखकर वीर बहुत ज्यादा खुश होता हुआ कहता है, ये जगह स्पिरिट जिन कमाने के लिए बहुत ज्यादा अच्छी है, मैं यहाँ आसानी से अपने स्पिरिट जिन्स को मैक्सिमम कर सकता हूँ। वो स्पिरिट जो अभी अभी वीर से हारा होता है, दोबारा अपने सोल स्टोन से जिंदा होने के बाद वीर के सामने घुटने टेक कर बैठ जाता है। उसे देखकर वीर हैरान हो जाता है और वीर कुछ बोल पाता उससे पहले ही वो स्पिरिट अजीब सा मुंह बनाकर वीर की ओर देखता हुआ पूछता है, क्या तुम एक किंग स्पिरिट हो। वीर ये सुनने के बाद अपने आइलैंड पर छलांग मारकर वापस आ जाता है और अपने आइलैंड पर खड़े होकर सामने की ओर इशारा करता हुआ कहता है, किंग स्पिरिट्स के ऊपर राज करने वाले स्पिरिट्स को एम्परर स्पिरिट्स कहा जाता है और मैं एक सुपर एम्परर स्पिरिट हूँ, तो तुम मुझे एम्परर एमिरेट्स कह सकते हो। और भाई लोगों, एम्परर एमिरेट्स का कुछ मतलब तो नहीं दिया हुआ, मैंने गूगल करके भी देखा,
तो मुझे लगता है कि एम्पर एमिरेट्स का मतलब होता है एम्परर का राजा। वीर इतना कहने के बाद अपने आइलैंड पर खड़े होकर सामने की ओर इशारा करता हुआ अपने स्पिरिट स्टैचू से कहता है, मुझे उस दिशा में लेके चलो ताकि मैं और कुछ स्पिरिट्स को ढूंढ के उनकी बलि दे सकूं। तभी वीर को कहीं और जाता हुआ देखकर फ्लेम जायंट जोर से चिल्लाता हुआ बोलता है, मालिक मेरे लिए भी रुकिए, मैं भी आता हूँ आपके साथ। अब हम वीर को देखते हैं जो फ्लेम जायंट को पूरी तरह से इग्नोर करता हुआ अपने आयरन के साथ बहुत तेजी से आगे की ओर जाता हुआ सोच रहा होता है। मेरा अभी तक एक ही जीन लॉक अनलॉक हो पाया है और मुझे लगता है शायद इसी वजह से इस जगह का नाम द फर्स्ट स्पिरिचुअल बेस है। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो फर्स्ट स्पिरिचुअल बेस में सभी स्पिरिट्स का सिर्फ एक ही जीन लॉक अनलॉक हो सकता है। तभी वीर को अचानक बहुत तेज वाइब्रेशन महसूस होने लगता है और वीर बोलता है, ये क्या हो रहा है। अब हम देखते हैं कि वीर का आइलैंड सीधे ही किसी और आइलैंड के प्रोटेक्टेड शील्ड के साथ टकरा जाता है। ये सब देखने के बाद वीर बोलता है, ऐसा लग रहा है मानो यहाँ पे कोई इनविजिबल दीवार हो जो उस आइलैंड के स्पिरिट को मेरे से बचाने की कोशिश कर रहा है और मैं आखिर इस स्पिरिट को चैलेंज क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। वीर की बात सुनने के बाद वीर का स्पिरिट स्टैचू वीर से कहता है, आपका रैंक उस स्पिरिट से ज्यादा है और आप किसी भी ऐसे स्पिरिट को चैलेंज नहीं कर सकते जिसका रैंक आपसे कम हो। वीर ये सब समझने की कोशिश कर ही रहा होता है तभी पीछे से फ्लेम जायंट आ जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है, एम्परर एमरिस्ट की जय हो, एम्परर एमरिस्ट की जय हो, सारे स्पिरिट्स आओ और एम्परर एमरिस्ट को स्पिरिट जीन्स का चढ़ावा चढ़ाओ। अब हम उस दूसरे आइलैंड वाले स्पिरिट को देखते हैं। जैसे जैसे ये सब कुछ पता चलता है वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वो स्पिरिट घबराते हुए बोलता है, हे भगवान ये मैंने क्या कर दिया, ये तो सच में एक एम्परर स्पिरिट है और इसकी बॉडी से निकलता हुआ ऑरा भी किसी नॉर्मल एम्परर स्पिरिट से कहीं ज्यादा पावरफुल है। वो स्पिरिट ये सब रियलाइज करने के बाद सीधे ही वीर के आइलैंड पर आ जाता है और वीर के सामने घुटने टेक कर उसके पैर पड़ता हुआ कहने लगता है, हे एम्परर एमरिस्ट प्लीज मेरे स्पिरिट जीन्स को एक्सेप्ट कीजिए और मेरे द्वारा हुई इतनी बड़ी गलती को माफ कीजिए। वीर ये सब देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, हैरानी से अपने सर पर हाथ रखता हुआ सोचने लग जाता है, ये स्पिरिट सच में कितने ज्यादा सीधे होते हैं। इन्हें जैसे ही पता चला इनका एम्परर इनके सामने खड़ा है, ये इन्होंने बस अपना नाम लिया और अपने स्पिरिट जीन्स को मेरे सामने परोस दिया। ये स्पिरिट सच में अपने एम्परर्स की दहो दिल से पूजा करते हैं। इतना सोचने के बाद वीर बोलता है, ठीक है मैं तुम्हारे जीन्स को एक्सेप्ट करता हूँ और उस स्पिरिट को एक ही मुक्के में खत्म कर देता है। और वो स्पिरिट जैसे ही मरती है उसकी बॉडी हवा में डिसॉल्व होना शुरू हो जाती है और उसकी बॉडी से कुछ ब्लू लाइट्स आके वीर की बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और जैसे ही वे वीर के बॉडी में एंटर करते हैं वीर के पावर स्क्रीन पर मैसेज आता है, वेटर वाटर जीन +1 आपकी रैंक चेंज नहीं हुई है। अब हम उसी स्पिरिट को देखते हैं जो वीर से मरने के बाद अपने सोल स्टोन से वापस जिंदा हो जाती है और वीर के पास आकर घुटने टेक कर बैठ जाती है और वीर से बोलती है, थैंक यू माय लॉर्ड मेरे जीन्स को एक्सेप्ट करने के लिए। वीर इसके रिप्लाई में उस स्पिरिट से कहने लगता है, क्योंकि तुमने साफ दिल से मुझे अपने स्पिरिट जीन्स चढ़ाए इसलिए मैंने उन्हें एक्सेप्ट कर लिया। अब हम फ्लेम जाइंट को देखते हैं जो दूर दूर से स्पिरिट्स को बुलाकर ला रहा होता है और उन सभी से कहता है, एम्परर एमरिस्ट की जय हो, एम्परर एमरिस्ट की जय हो, सारे स्पिरिट्स आओ और एम्परर एमरिस्ट को स्पिरिट जीन्स का चढ़ावा चढ़ाओ। अब हम वीर के आइलैंड को देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे स्पिरिट्स लाइन लगा के खड़े होते हैं और सारे के सारे वीर से एक ही बात बोल रहे होते हैं, एम्परर एमरिस्ट प्लीज मेरी स्पिरिट जीन्स को एक्सेप्ट कीजिए। अब हम वीर को देखते हैं जो सारे स्पिरिट्स को मार मार के बहुत तेजी से स्पिरिट जीन्स कमा रहा होता है और वीर के पावर स्क्रीन पर बार बार यही मैसेज फ्लैश कर रहा होता है, वेटर वुड जिन +1 आपकी रैंक चेंज नहीं हुई है, नाइट थंडर जीन +1 आपकी रैंक चेंज नहीं हुई है। अब हम वीर को देखते हैं जो इतने सारे स्पिरिट्स को मार मार के थक गया होता है और अपनी हाथ को झाड़ता हुआ कहता है, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब मैं किसी को मार मार के बोर हो जाऊंगा, जबकि मुझे उससे स्पिरिट जीन्स भी मिल रहे हैं। अगर इनको ये पता चल जाए कि मैं कोई स्पिरिट ही नहीं बल्कि एक इंसान हूँ तो ना जाने इनका क्या रिएक्शन होगा। इसके बाद वीर बहुत ज्यादा खुश होता हुआ अपने मुंह में हाथ फेरता हुआ कहता है, आखिर जो भी हो वार्मिर ग्रह पर स्पिरिट जीन्स कमाना लगभग नामुमकिन है और यहाँ पर तो ऐसा लगता है मानो सारे के सारे स्पिरिट्स मुझे अपनी स्पिरिट जीन्स देने के लिए मरी जा रही हो। अब हम वीर के आइलैंड के बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे स्पिरिट्स लाइन लगा कर खड़े होते हैं और सारे के सारे वीर की तारीफ करते हुए कहने लगते हैं, वाह एम्परर एमरिस्ट सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है, महाराज सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है। एम्परर एमरिस्ट प्लीज सबसे पहले आप मेरी जीन्स को एक्सेप्ट कर लीजिए। अब हम वीर को देखते हैं जो उन सभी स्पिरिट्स को आराम से मक्खन की तरह हाथ चला चला के मार रहा होता है। तभी अचानक वीर को पीछे से एक बहुत ज्यादा पावरफुल स्पिरिट की ऑरा महसूस होती है और वीर उस दिशा में देखता है तो उसे पता चलता है कि कोई स्पिरिट बहुत तेजी से अपने आइलैंड के साथ उड़ते हुए वीर की ओर आ रही होती है और इस स्पिरिट को आता हुआ देखकर बाकी सारे स्पिरिट्स बहुत ज्यादा डर जाते हैं और डरते हुए कहने लगते हैं, ये तो थंडर डेविल एम्परर है, ये यहाँ क्या करने आया है, क्या यह हमारे एम्परर एमरिस्ट से लड़ना चाहता है। अब हम उस स्पिरिट को देखते हैं जिसके चारों ओर पर्पल कलर की लाइटनिंग बहुत तेज उड़ रही होती है। इसके पैरों से भी इतनी ज्यादा खतरनाक लाइटनिंग बाहर आ रही होती है कि यह जहाँ भी पैर रखता है वहीं पर पर्पल कलर की लाइटनिंग चमकने लग जाती है और ये स्पिरिट छलांग मारकर सीधे ही वीर के आइलैंड पर आ जाती है।
और अपनी बॉडी से बहुत ज्यादा पावरफुल लाइटनिंग ऑरा रिलीज करता हुआ वीर की ओर एक खतरनाक लुक देता हुआ पूछता है, क्या तुम ही हो वो एम्परर एमरिस्ट जिसे अपनी ताकत पर इतना घमंड है कि वो अपने आप को एम्परर का भी एम्परर बोलता है। वीर भी अपनी बॉडी से अपनी ऑरा को रिलीज करता हुआ अपनी आवाज में कठोरता के साथ बोलता है, हाँ मैं ही हूँ। थंडर डीमन ये सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वीर को पॉइंट आउट करता हुआ कहने लगता है, तुम बेवकूफ कहीं के, लगता है तुम मुझे नहीं जानते हो, आओ मुझे चैलेंज करो, मैं तुम्हें 3 पंचेस में किल कर दूंगा, तब तुम्हें पता चलेगा कि मैं कौन हूँ। अब हम वीर को देखते हैं जो ये सब सुनने के बाद मानो एकदम गुस्से में पागल हो गया हो। आखिरकार वीर भी इतनी देर से किसी ऐसे ही स्पिरिट का इंतजार कर रहा था जो कि आए और उसको चैलेंज करे, ना कि उसके सामने घुटने टेक के अपने स्पिरिट जीन्स को परोस दे। ऐसे में उसे स्पिरिट जीन्स तो मिल रहे थे लेकिन उसे वो मजा नहीं आ रहा था जो कि एक स्पिरिट को मार के उसका जीन हासिल करने में आता है। और ऐसे में अगर कोई स्पिरिट आकर वीर को बेवकूफ बोल दे, ये वीर को कहीं से भी कवारा नहीं था। बस इसी रीजन से वीर इतना गुस्सा हो जाता है मानो उसकी आंखों में खून आ गया हो और वीर अपनी बॉडी से बहुत ज्यादा खतरनाक ऑरा को रिलीज करता हुआ थंडर डीमन को चैलेंज कर देता है और कहता है, आ जाओ देख लेते हैं कौन है बेवकूफ। वीर को थंडर डीमन एम्परर को चैलेंज करता हुआ देखकर बाकी दूसरे आइलैंड के स्पिरिट्स बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और हैरानी से कहते हैं, एम्परर एमरिस्ट ने थंडर डीमन एम्परर को चैलेंज कर दिया, क्या इन्हें पता नहीं है कि द फर्स्ट स्पिरिचुअल बेस में इसकी रैंकिंग 7वें नंबर पर है और ये सबसे ज्यादा ब्रूटल स्पिरिट्स में से एक है। अब हम थंडर डीमन एम्परर को देखते हैं जो वीर का चैलेंज एक्सेप्ट करने के बाद हेल थंडर नाम का एक स्किल एक्टिव कर देता है जिससे कि पर्पल कलर की लाइटनिंग पावर से थंडर डीमन एम्परर के पीछे उससे 3 गुनी बड़ी एक फिगर स्पॉन हो जाती है और थंडर डीमन एम्परर अपनी ऑरा से उस फिगर को चार्ज करता हुआ कहता है, बेवकूफ स्पिरिट, लो मेरे हेल थंडर का मजा चखो। और वो फिगर पंच बनाकर सीधे ही वीर के ऊपर अटैक करने लग जाती है। वीर उस फिगर को अटैक करता हुआ देखकर कुछ रिएक्शन नहीं देता और कैजुअली चलता हुआ थंडर डीमन एम्परर की ओर जा रहा होता है। अब यहाँ से सीन कट होता है और हम वीर के जेड आइलैंड के बाहर का सीन देखते हैं जहाँ थंडर डीमन एम्परर और वीर की पावर इतनी ज्यादा होती है कि वीर का जेड आइलैंड किसी सूरज से भी ज्यादा खतरनाक तरह से चमकने लग जाता है। तभी ये सब देखकर एक स्पिरिट बोलता है, ये कैसे संभव है? क्या थंडर डीमन एम्परर इतना ज्यादा पावरफुल बन गया है कि वो स्पेस को भी तहस नहस कर सकता है? तभी एक और स्पिरिट अपने आंखों को कवर करता हुआ वीर को देखते हुए कहने लगता है, ये एम्परर एमरिस्ट आखिर क्या कर रहे हैं? वो इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? अगर वो ऐसे ही लापरवाह बने रहे तो जल्द ही मारे जाएंगे। क्या वो मरना चाहते हैं? अब हम वीर को देखते हैं जिससे कि थंडर डेविल एम्परर का पंच लगने ही वाला होता है और वीर 1 सेकंड से भी कम टाइम में उस पंच के सामने से हटकर उसे डॉच कर लेता है। अब हम थंडर डीमन एम्परर को देखते हैं जो ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और हैरान होता अपने दांत भींच लेता है। अब हम वीर को देखते हैं जो अपना पंच बनाकर उसमें पावर भर के उसे चार्ज कर लेता है और थंडर डीमन एम्परर कुछ कर पाता या सोच पाता उससे भी पहले वीर का पंच सीधे ही जाके उसकी छाती पर लग जाता है और वीर चिल्लाता हुआ बोलता है, अब बोल कौन है बेवकूफ? और थंडर डीमन एम्परर की तो मानो दुनिया ही बर्बाद हो गई हो। आखिर जो स्पिरिट द फर्स्ट स्पिरिचुअल बेस में 7वें रैंक पे हो और कभी किसी स्पिरिट से हारी भी ना हो, अगर ऐसी स्पिरिट को कोई एक ही अटैक में मार दे तो उसके साथ और होगा भी क्या? थंडर डीमन एम्परर ये सब सोचता अपनी छाती को देखता हुआ कहता है, नहीं ये कैसे पॉसिबल है? इसके साथ ही उसकी बॉडी हवा में डिजॉल्व होना शुरू हो जाती है और उसकी बॉडी से कुछ पर्पल कलर की लाइटनिंग आकर वीर के बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाती है और वीर के पावर स्क्रीन पर मैसेज आता है, एम्पीरियर लेवल थंडर जीन +1, आपकी रैंक 7वें नंबर पर पहुंच गई है। आपको फर्स्ट स्पिरिचुअल बेस और टॉप 10 स्पिरिचुअल रैंकिंग प्राप्त हुई, डेस्टिनी एलियन जीन +1। अब हम वीर के स्पिरिट स्टैचू के ऊपर वाले नंबर को देखते हैं जो 7 नंबर में चेंज हो गई होती है और बहुत तेज ऑरेंज कलर की रोशनी में ग्लो कर रही होती है और ये देखकर बाकी स्पिरिट्स की तो आंखें फटी की फटी रह जाती है। तभी एक स्पिरिट अपनी आंखों को मलता हुआ कहने लगता है, क्या अभी मैंने जो देखा वो सच था? तभी एक और स्पिरिट उसकी बात को पूरा करता हुआ कहने लगता है, थंडर डीमन एम्परर जो कि फर्स्ट स्पिरिचुअल बेस में 7वीं रैंक पे था, एम्परर एमरिस्ट ने उसे सिर्फ एक पंच में ढेर कर दिया। आखिर ये कैसे पॉसिबल है? कोई इतना पावरफुल कैसे हो सकता है? अब हम वीर को देखते हैं जो अपने हाथों में पर्पल कलर की लाइटनिंग को देखता हुआ कहने लगता है, जैसा कि मैंने सोचा था स्पिरिट जीन्स में भी लेवल होते हैं। एक नॉर्मल या ऑर्डिनरी स्पिरिट जीन को एब्जॉर्व करने से मेरी बॉडी में उतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, लेकिन एम्पीरियर लेवल के एक ही स्पिरिट जीन से मैं अपने बॉडी में सिग्निफिकेंट चेंजेस महसूस कर पा रहा हूँ। लाइटनिंग के खिलाफ मेरी रेजिस्टेंस अच्छे खासे अमाउंट से बढ़ गई है। अब हम थंडर डीमन एम्परर को देखते हैं जो अपने सोल स्टोन से फिर से जिंदा होने के बाद अपने आप को कोसता हुआ कहने लगता है, मेरी ही गलती थी कि मैंने इसे हल्के में लिया, मुझे इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए था। और वीर को चैलेंज करता हुआ कहने लगता है, ज्यादा खुश मत हो बच्चे, तुम सिर्फ मेरी एक गलती की वजह से जीते हो। वीर ये सब सुनने के बाद हंसते हुए थंडर डीमन एम्परर को अपनी उंगली से इशारा करता हुआ बुलाते हुए कहने लग जाता है, अच्छा तो तुम मेरे साथ फिर से लड़ना चाहते हो, आ जाओ फिर, इसी बहाने मैं
मैं भी कुछ एम्परर लेवल के स्पिरिट जीन्स कमा लूंगा। और ये सुनने के बाद थंडर डीमन का तो मानो गुस्से का पारा चढ़ गया हो। थंडर डीमन अपनी उसी स्किल को एक्टिव कर लेता और चिल्लाता हुआ वीर से कहने लगता है, क्या तुम्हें इतना आसान लगता है? इतना कहने के बाद थंडर डीमन अपने दोनों हाथों से पंचेस बनाता हुआ वीर के ऊपर अटैक कर देता है और वीर इस बार भी कैजुअली खड़ा होकर बस उसे देख रहा होता है। और वीर इस बार थंडर डीमन एम्परर के पंच को डॉच नहीं करता बल्कि अपने हाथ में पंच बनाता हुआ सीधे ही उसके ऊपर अटैक कर देता है। और वीर का पंच जैसे ही थंडर डीमन एम्परर के पंच से टकराता है तभी थंडर डीमन एम्परर मेरे दिल की तरह टूट के बिखर जाता है। थंडर डीमन दोबारा अपने सोल स्टोन से जिंदा होने के बाद वीर की ओर देखता हुआ कहने लगता है, एम्परर एमरिस्ट, तुझे तो मैं देख लूंगा। अब हम वीर को देखते हैं जो थंडर डीमन को हराने के बाद अपने आइलैंड के ऊपर सीना ताने शान से खड़ा होता है और सारी स्पिरिट्स वीर को चीयर करते हुए कहने लगती है, द एम्परर एमरिस्ट इज माइटी, हमारे एम्परर एमरिस्ट कितने ज्यादा पावरफुल हैं और फलाना ढिमकाना बहुत कुछ। और वीर एक लड़कियों वाला पोज देता है, उन सबसे कहता है, सबके ऊपर एम्परर्स राज करते हैं और मैं एम्परर्स का भी एम्परर हूँ, मैं हूँ द सुप्रीम एम्परर एमरिस्ट। वीर ये सब थंडर डीमन को उकसाने के लिए बोल रहा होता है ताकि वो आए और फिर से वीर से लड़े और वीर इसी बहाने कुछ और एम्परर लेवल के स्पिरिट जीन्स को हासिल कर सके। अब हम थंडर डीमन को देखते हैं जो ये सब सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया होता है और गुस्से में अपना हाथ अपने ही स्पिरिट स्टैचू पे दे मारता है। उसका मन तो ऐसा कर रहा था कि वो अभी जाए और वीर को वहीं जान से मार डाले, लेकिन वो ये भी जानता था कि वीर ये सब जानबूझ के उसको उकसाने के लिए ही कर रहा है और आखिर वो कुछ भी कर ले वो वीर को नहीं हरा सकता। इसलिए वो बिना किसी को कुछ कहे चुपचाप वहां से निकल जाता है और वीर उसको वहां से चुपचाप भागता हुआ देख लेता है और वो मुस्कुराते हुए कहने लगता है, अरे थंडर डीमन, तुम तो एम्परर थे ना, तुम चूहे की तरह क्यों भाग रहे हो? आओ मेरे से लड़ो, मुझे अभी एम्परर लेवल के और भी स्पिरिट जीन्स चाहिए। तुम अगर ऐसे ही भाग जाओगे तो मुझे स्पिरिट जीन्स कौन देगा? वीर के इतना उकसाने के बाद भी थंडर डीमन वहां पे नहीं रुकता। थंडर डीमन के वहां से भाग जाने के बाद वीर अपने स्टैचू की ओर मुड़ता और उसे देखता हुआ कहने लगता है, फर्स्ट स्पिरिचुअल बेस में सारे स्पिरिट्स बहुत ज्यादा कमजोर है और मैं कुछ ही दिनों में 7वीं रैंक पे पहुंच गया, शायद कुछ और दिनों में मैं फर्स्ट रैंक पे भी पहुंच जाऊंगा। अब यहाँ से सीन कट होता है और सीधे ही हमें थॉर्न सेंचुरी का सीन दिखाया जाता है जहाँ वीर के इस कारनामे की चर्चा दूर दूर तक फैल गई होती है और 3 स्पिरिट्स आपस में बात कर रही होती है। तभी उनमें से एक बोलती है, क्या तुमने सुना फर्स्ट स्पिरिचुअल बेस में एम्परर एमरिस्ट नाम का एक नया स्पिरिट आया था? एक और स्पिरिट उसका रिप्लाई देते हुए कहने लगता है, इसके बारे में कौन नहीं जानता, कई सारे महान सम्राटों ने तो इसको जान से मारने की भी धमकी दी है। एक और स्पिरिट उसकी बात को कंप्लीट करता हुआ कहता है, फिर भी बंदे की हिम्मत तो देखो, डरना तो दूर की बात, वो अभी भी खुद को सबका सम्राट कहता है। अब हम सीधे ही थॉर्न टेम्पल के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ होली थॉर्न एम्प्रेस मुस्कुराते हुए कुछ सोच रही होती है। तभी वो वीर को याद करते हुए कहने लगती है, आखिरकार ये वही निकला, एम्परर एमरिस्ट, पता नहीं अब मैं इसे दोबारा कब मिल पाऊंगी। और ये सोचते हुए वो बहुत ज्यादा ब्लश करने लग जाती है। और भाई लोगों को ये मानवा में तो नहीं दिया हुआ लेकिन मैंने इसके दिमाग में घुस के देखा है कि इस लौंडिया को लगता है कि एम्परर एमरिस्ट इससे प्यार करता हो, इसीलिए उसने इसको बचाया था उस दिन। अब भैया इसको कौन बताए कि वीर के ऑलरेडी एक जीएफ है और वो इसको घास भी नहीं डालने वाला। अब यहाँ सीन कट होता है और हम सीधे ही वीर के अंडरग्राउंड शेल्टर का सीन देखते हैं जहाँ पर वीर उस आदमी की लाश को स्पिरिट टेम्पल के अंदर लेके आ गया होता है और वीर ने उस आदमी की लाश को वहीं पे गाड़ दिया होता है और साथ में वहाँ पे ड्रैगन ब्लड ट्री और ब्लड ट्री को भी लगा दिया होता है और वीर उनकी ओर देखता हुआ कहने लगता है, हालांकि मुझे अभी तक ये नहीं पता कि आप कौन हो और आपका मकसद क्या था, लेकिन अब मुझे उम्मीद है कि आपकी आत्मा को शांति जरूर मिल जाएगी। अब वीर अपने सी ऑफ सोल में देखता है तो उसे पता चलता है कि उसके पास अब ज्यादा पानी की बूंदे नहीं बची है और वीर अगर इन पेड़ों को बड़ा करना चाहता है तो उसे कोई और तिगड़म तो जरूर लगानी पड़ेगी। इतना सोचने के बाद वीर उन पेड़ों में सिर्फ इतनी ही पानी की बूंदे डालता है जिससे कि वो जिंदा रह सके। अब यहाँ से सीन कट होता है और हमें सीधे ही फर्स्ट स्पिरिचुअल बेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वीर टेलीपोर्ट होकर आ गया होता है। वीर अपने स्पिरिट स्टैचू की ओर देखता है जिसमें से गोल्डन कलर की रोशनी बहुत तेज आ रही होती है और उसे देखता हुआ कहने लगता है, फिलहाल के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा स्पिरिट जीन्स मुझे कलेक्ट करनी है। वीर अपने हाथों में स्टैट्स रिपोर्ट को देखता हुआ कहने लगता है, नोबल लेवल से नीचे सारे के सारे कॉमन स्पिरिट जीन्स मेरे मैक्सिमम हो चुके हैं, लेकिन रॉयल लेवल के स्पिरिट जीन्स अभी आधे भी नहीं हो पाए हैं। तभी वीर की तरफ बहुत सारे स्पिरिट अपने आइलैंड के साथ उड़ते हुए आने लगते हैं और वीर उनको देखता हुआ कहने लगता है, अरे यार फिर से नहीं, अगर इनका लेवल बहुत ज्यादा कम रहा तो मैं इनको कुछ ना कुछ बोल के मना कर दूंगा, क्योंकि फिलहाल इनके साथ मैं टाइम पास नहीं कर सकता, मुझे फिलहाल अपने रॉयल स्पिरिट जीन्स को मैक्सिमम करने पे ध्यान देना है। इसी के साथ एक स्पिरिट अपने आइलैंड को उड़ाता हुआ वीर के आइलैंड के पास आ जाता है। इस स्पिरिट का नाम एम्परर शिंगो है और ये स्पिरिचुअल बेस में 9वीं रैंक पे है। वीर इस स्पिरिट को अपनी ओर आता हुआ देख कर कहने लगता है, ये स्पिरिट कुछ अलग लग रही है, इसमें कुछ तो बात है। एम्परर शिंगो वीर को अपनी तरीके से ग्रीट करता हुआ कहने लगता है, एम्परर एमरिस्ट, मैं तुम्हारा नाम सच में बहुत समय से सुन रहा हूँ, मैंने ये भी सुना कि तुमने थंडर डीमन को सिर्फ एक पंच
पंच में हरा दिया। मैं भी एक एम्परर स्पिरिट हूँ, मैं यहाँ पे आया हूँ ताकि मैं तुमसे लड़ के तुम्हारी कुछ स्किल्स को सीख सकूं। वीर उसकी ओर देखता हुआ ग्रीट करते हुए कहने लगता है, फाइनली कोई तो आया जिससे मैं एम्परर लेवल के स्पिरिट जीन्स कमा सके, और ये तो देखने में भी असाधारण है। अब यहाँ सीन चेंज होता है और हम दो स्पिरिट्स को देखते हैं जो वीर और सिंगो को एक दूसरे के सामने होता हुआ देखकर कहने लगते हैं, ये तो एम्परर सिंगो है, भले ही ये फर्स्ट स्पिरिचुअल बेस में 9वें रैंक पे है, लेकिन फिर भी थंडर डीमन एम्परर इसे हरा नहीं पाया था। तुम्हें क्या लगता है, क्या एम्परर एमेरिस्ट इसे हरा पाएगा? तो वो दूसरा स्पिरिट उसके रिप्लाई में कहने लगता है, क्या तुम इसके सीक्रेट एबिलिटी के बारे में भूल गए? इसका सामने वाला जितनी ज्यादा पावर के साथ अटैक करेगा उसके उतने ही ज्यादा पावर के साथ डैमेज मिलेगा। अब यहाँ सीन कट होता है और हम एम्परर सिंगो को देखते हैं जो कि वीर के आइलैंड पर आता हुआ कहने लगता है, एम्परर एमेरिस्ट, हम दोनों ही एम्परर लेवल के स्पिरिट्स हैं और हमें कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ना शोभा नहीं देगा, तो क्यों ना हम ऐसा करें कि पहले मैं तुम्हें एक पंच मारूंगा और तुम उसे ब्लॉक या डॉज नहीं करोगे, फिर तुम मुझे एक पंच मारना और मैं उसे डॉज या ब्लॉक नहीं करूंगा, और हम ऐसा अल्टरनेटिवली करते रहेंगे जब तक हम दोनों में से कोई हार ना जाए। तो वीर इसका रिप्लाई देते हुए कहने लगता है, ठीक है, प्लान तो अच्छा है, लेकिन क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है अगर मैं पहले पंच मारूं तो? एम्परर सिंगो अपनी किसी स्किल को एक्टिवेट करता है जिससे कि उसके सामने एक बड़ा सा आईने के जैसा कुछ स्पॉन हो जाता है, और इस आईने जैसी चीज के स्पॉन हो जाने के बाद एम्परर सिंगो वीर से बोलता है, ठीक है एम्परर एमेरिस्ट, आओ तुम पहले अटैक करो। और इस आईने जैसी चीज को देखकर बाकी सारी स्पिरिट्स जो कि वीर और सिंगो की फाइट देखने के लिए आए होते हैं बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी उनमें से एक बंदा बोलता है, एम्परर एमेरिस्ट तो फंस गए, अब ये तो एम्परर सिंगो का सिग्नेचर मूव है, सिंगो मिरर पावर। तभी एक और फीमेल स्पिरिट उसकी बात को कंप्लीट करते हुए कहने लगती है, ये तो सिंगो मिरर पावर है जो कि अपने ओपोनेंट्स के अटैक को उतने ही ज्यादा पावर के साथ अपने ओपोनेंट्स की तरफ रिफ्लेक्ट कर सकती है। अब हम वीर को देखते हैं जिसे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है, और वो पंच बनाकर उसमें पावर भर लेता है और अपने पंच को सीधे ही सिंगो की मिरर की ओर लॉन्च कर देता है। तभी वीर को कुछ महसूस होता है और वो बोलता है, रीबाउंड, क्या ये स्पेस की पावर है? और वीर का पंच सीधे ही जाके सिंगो के मिरर से टकराता है और वीर को ऐसा महसूस होता है मानो उसके पंच के सामने उसी का पंच हो और वो अपने ही दोनों हाथों को एक दूसरे के साथ टकरा रहा हो। लेकिन तभी वीर के पंच के सामने वो मिरर टिक नहीं पाता और टूट के बिखर जाता है। वो मिरर वीर के पंच को रिफ्लेक्ट तो करता है लेकिन उसकी भी कुछ लिमिट्स होती है, एक रबर बैंड की तरह, जिसे हद से ज्यादा खींचने पे वो भी टूट जाता है। वैसे ही वीर के पंच में उस मिरर की लिमिट से कहीं ज्यादा पावर होती है और स्नैप, वो मिरर टूट जाता है। और एम्परर सिंगो जैसे ही ये देखता है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है और वो बोलता है, क्या ये कैसे पॉसिबल है? सिंगो और कुछ बोल पाता उससे पहले वीर का पंच सीधे ही जाके उसके बॉडी पे लैंड करता है। इसी के साथ सिंगो की बॉडी टूट के बिखर जाती है और हवा में डिजोल्व होना स्टार्ट हो जाती है, और सिंगो के मिरर के टुकड़े और उसकी बॉडी से निकलती हुई ब्लू कलर की एनर्जी वीर के आसपास गोल गोल घूमने लग जाती है। तभी वीर के पावर स्क्रीन पे मैसेज आता है, एम्परर लेवल स्पेस जीन +1, आपकी रैंक चेंज नहीं हुई है। और वीर अपनी मुट्ठी बीच कर कहने लगता है, कितनी दुख की बात है, मेरी रैंक अभी भी चेंज नहीं हुई। अब हम एम्परर सिंगो को देखता है जो जैसे ही अपने सोल स्टोन से जिंदा होता है बहुत ज्यादा घबराते वहाँ से भागने लग जाता है, और वीर उसको वहाँ से भागता हुआ देख कर कहने लगता है, अरे तुम चले क्यों गए, ऐसे ही बार बार आते रहना। वीर अपने आइलैंड के ऊपर शांत से खड़े होकर उसे तिरछी नजर से देखते हुए सोचने लगता है, मुझे अभी एम्परर लेवल का और भी स्पिरिट जीन्स चाहिए। अब हम देखते हैं दो स्पिरिट्स वीर को पीछे से देख रहे होते हैं। तभी उनमें से एक बंदा बोलता है, क्या मुझे लगा था कि एम्परर सिंगो के पास कोई ना कोई किलर ट्रिक होगी तब वो एम्परर एमिरिस से लड़ने गया है, लेकिन एम्परर एमिरिस ने उसके मिरर को ऐसे तोड़ा जैसे मजाक कर रहा हो। तभी एक और स्पिरिट उसकी बात में जोड़ता हुआ कहने लगता है, बात ये नहीं है कि उसके पास ट्रम्प कार्ड नहीं है, दरअसल एम्परर एमिरिस कुछ ज्यादा ही पावरफुल है, इसे कहते हैं ब्रेकिंग ऑल लॉस विथ वन फोर्स। अब हम एम्परर सिंगो को देखते हैं जो दूर खड़े अपने ग्रुप की ओर जा रहा होता है, और कुछ देर बाद एम्परर सिंगो अपने ग्रुप के पास पहुंच जाता है। तभी उसके ग्रुप का एक बंदा जिसका नाम एम्परर ऑफ द सन होता है और ये स्पिरिचुअल बेस में 6ठे रैंक पे होता है, वो सिंगो से बोलता है, क्या हुआ सिंगो, तुम मुझसे हार कैसे गए? तो एम्परर सिंगो उसका रिप्लाई देते हुए कहने लगता है, मुझे खुद नहीं पता कि ये सब कैसे हुआ, मिरर ऑफ सिंगो उसके सामने टूट के बिखर गया और ये सब इतनी जल्दी हुआ कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। तभी एक और फीमेल स्पिरिट उसका रिप्लाई देते हुए कहने लगती है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उसके पास कोई ऐसी पावर हो जिसकी वजह से तुम्हारा सिंगो मिरर उसके सामने काम ही नहीं किया। इस स्पिरिट का नाम थॉर्न एम्प्रेस है और ये फर्स्ट स्पिरिचुअल बेस में दूसरी रैंक पे है। थॉर्न एम्प्रेस अपनी बात में जोड़ती हुई कहती है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उस स्पिरिट के पास इतनी ज्यादा पावर है कि तुम्हारा सिन्हो मिरर उसकी पावर को झेल ही नहीं पाया। तभी एक और स्पिरिट जो कि बहुत ज्यादा छोटी और प्यारी सी होती है आगे आते हुए कहती है, तुम्हें क्या लगता है गाइज, मुझे उससे लड़ना चाहिए? मेरे दिमाग में उसके लिए एक तरकीब है। इस स्पिरिट का नाम एम्प्रेस ऑफ द फ्लावर होता है और ये फर्स्ट स्पिरिचुअल बेस में चौथे रैंक पे होती है, और मेरे शॉर्टकट के लिए मैं इसे फ्लावर एम्प्रेस बुलाऊंगा। कहने के लिए तू अपने दोस्तों से पूछ रही थी कि क्या मुझे अटैक करना चाहिए या नहीं, लेकिन उसे अपने फ्लावर स्टैम्प के ऊपर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस था कि उसने अपने दोस्तों का बात सुनना जरूरी नहीं समझा। उसने बस अपने दोस्तों के सामने अपना बात रखा और सीधे ही वीर की ओर आने लग गई, और थोड़ी ही देर में फ्लावर एम्प्रेस वीर के आइलैंड के पास भी पहुंच जाती है और वीर के सामने खड़े होकर
उससे कहती है, एम्परर एमरिस्ट, मैंने तुम्हारा और सिन्हो का फाइट देखा, तुम काफी ज्यादा अच्छा लड़े। इतना कहने के बाद फ्लावर एम्प्रेस अपने आइलैंड से एक लंबी छलांग लेकर वीर के आइलैंड के ऊपर आ जाती है और फ्लावर एम्प्रेस वीर की तरफ क्लोजिंग करते हुए एक प्यारी सी मुस्कान देकर उससे कहने लगती है, एम्परर एमरिस्ट, तुम तो बहुत ज्यादा पावरफुल और इनविंसिबल स्पिरिट हो, फिर भी तुम जब भी लड़ते हो हमेशा पहले अटैक करते हो, और एम्प्रेस सिन्हो को भी तुमने सिर्फ एक ही स्ट्राइक में खत्म कर दिया, तो अगर मैं तुमसे लड़ना चाहूँ तो क्या मैं पहले अटैक कर सकती हूँ? फ्लावर एम्प्रेस ने वीर के सामने अभी तक सिर्फ प्रपोजल ही रखा था, लेकिन जो स्पिरिट सच में फ्लावर स्टैम्प की पावर को जानते थे उनकी तो माने दुनिया हिल गई हो, क्योंकि उन सभी को ये बात बहुत ज्यादा अच्छे से पता थी कि फ्लावर एम्प्रेस के फ्लावर स्टैम्प में सिर्फ एक ही कमजोरी थी कि उसे वो अटैक कास्ट करने में थोड़ा टाइम लगता था, लेकिन अगर ये अटैक एक बार कास्ट हो जाए तो पूरे वारमीर ग्रह का कोई भी स्पिरिट इस अटैक को डॉज या बर्दाश्त नहीं कर सकता। वीर फ्लावर एम्प्रेस को देखता है। फ्लावर एम्प्रेस देखने में दुबली पतली और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी, बिल्कुल मिया खलीफा का स्पिरिट वर्जन। वीर उसको ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए कहने लगता है, अगर तुम्हारे जैसे खूबसूरत स्पिरिट हो सामने तो एक मुक्का क्या, मैं तो 10 मुक्के भी खा सकता हूँ। फ्लावर एम्प्रेस वीर की बात को सुनने के बाद उससे कहती है, अच्छा चलो ठीक है, अगर तुम इतने ही ज्यादा बहादुर हो तो ठीक है, मैं पहले तुम्हें 10 मुक्के मारूंगी और तुम उसे डॉज या ब्लॉक नहीं करोगे। फ्लावर एम्प्रेस और कुछ कहती उससे पहले ही वीर उसको बीच में रोकता हुआ कहता है, ऑफ कोर्स, लेकिन अगर मैंने पहले तुम्हें 10 फ्री के पंच मारने दिए और अगर तुम उसमें भी नहीं जीत पाई तो मुझे क्या मिलेगा? फ्लावर एम्प्रेस वीर का रिप्लाई देते हुए कहने लगती है, अब इसमें तुम्हारा मेरा फायदा कैसा? अगर मैं तुम्हें 10 पंचेस में नहीं हरा पाई तो फिर ये तुम्हारी बारी होगी मुझे 10 पंचेस मारने की। वीर उसे देखता है और उसे कहने लगता है, तो फिर क्यों ना हम ऐसा करें कि पहले मैं तुम्हें 10 पंचेस मारूंगा फिर तुम मुझे 10 पंचेस मार लेना, या फिर ऐसा करते हैं कि मैं पहले तुम्हें 10 पंचेस मारने दूंगा और अगर मैं उन 10 पंचेस में मर गया तो वो मेरी किस्मत, लेकिन अगर मैं 10 पंचेस में नहीं मरा तो तुम्हें मुझे हर पंच के लिए एक किस देना पड़ेगा, और अगर तुम चाहो तो मैं इस रेशियो के हिसाब से 100 पंचेस खाने के लिए भी रेडी हूँ। फ्लावर एम्प्रेस ये सुनने के बाद तो मानो शर्म के मारे मरी जा रही हो। वहीं दूसरी तरफ एम्परर ऑफ द सन के चेहरे का रंग उड़ गया होता है। असल में एम्परर ऑफ द सन फ्लावर एम्प्रेस को काफी टाइम से लाइक करता था और वीर को ये बात पहले ही नजरों पता चल गया। अगर सच कहूँ तो वीर को फ्लावर एम्प्रेस में कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो ये सब कुछ कर रहा था ताकि वो एम्परर ऑफ द सन को प्रोवोक कर सके, और एम्परर ऑफ द सन को भी ये बात बहुत ज्यादा अच्छे से पता थी कि वीर सिर्फ उसकी गांडे में उंगली कर रहा है। और एम्परर ऑफ द सन गुस्से में पागल होता हुआ अपने बॉडी से बहुत ज्यादा पावरफुल ऑरा निकालता हुआ कहता है, साले नीच, तुझे मारने के लिए तो फ्लावर एम्प्रेस का एक ही फ्लावर स्टैम्प काफी है और तू तो उसके 100 पंचेस खाने के लिए रेडी है। एम्परर ऑफ द सन को ऐसी हालत में देखकर हेवनली एम्प्रेस उसे समझाते हुए कहती है, तुम ना अपने छोटे से दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालो, फ्लावर एम्प्रेस उसे 100 पंचेस में आराम से खत्म कर देगी। वो एम्परर एमरिस्ट ना कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ रहा है, उसे अभी तक फ्लावर एम्प्रेस के अटैक्स के बारे में पता तक नहीं है और वो उससे 100 अटैक्स खाने के लिए रेडी भी हो गया। मुझे तो लगता है ऐसे एरोगेंट स्पिरिट्स के लिए फ्लावर एम्प्रेस का एक ही फ्लावर स्टैम्प काफी है। अब हम फ्लावर एम्प्रेस को देखते हैं जो वीर की बात मान लेती है और वीर के ऊपर अटैक करने लग जाती है, और वो वीर के ऊपर एक अजीब सा अटैक करती है जिससे कि वीर के कंधे के ऊपर एक फ्लावर जैसा कुछ आ जाता है, और वीर के कंधे के ऊपर इस इकलौते फूल जैसी चीज के आ जाने के बाद वीर को ऐसा लगता है मानो उसके कंधे के ऊपर किसी ने एक पूरा पठार रख दिया हो, और फ्लावर एम्प्रेस बिना एक भी पल गवाए वीर के ऊपर लगातार अटैक करने लग जाती है, और थोड़ी ही देर में वीर की पूरी बॉडी फ्लावर से ढक जाती है। जो स्पिरिट्स वीर और फ्लावर एम्प्रेस की ये एपिक फाइट देख रहे थे वे अपनी आंखों की पलके तक झपकाना नहीं चाहते थे ताकि वो कुछ मिस न कर दे। तभी उनमें से एक बंदा बोलता है, ये 100 फूलों का स्टैम्प है, 100 फूलों के गुरु द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला एक तकनीक। ऐसा कहा जाता है कि इस तकनीक में एक फूल का वजन ही एक पहाड़ जितना होता है। तभी एक बंदा उसका रिप्लाई देते हुए कहता है, भले ही फ्लावर एम्प्रेस अभी तक इस तकनीक को मास्टर ना कर पाई हो लेकिन उसके फ्लावर स्टैम्प्स का वजन कम से कम एक पठार जितना तो जरूर ही होगा। फिर भी एम्परर एमरिस्ट के बॉडी पे इतने सारे फ्लावर स्टैम्प्स होने के बाद भी वो ज्यों के त्यों खड़ा है। अब हम फ्लावर एम्प्रेस को देखते हैं जो अभी तक 30-40 से ज्यादा अटैक कर चुकी होती है, फिर भी वो बिना रुके वीर के ऊपर अटैक पे अटैक किए जा रही होती है, और वीर भी इतने सारे अटैक्स को रेजिस्ट करता हुआ अब थक गया होता है और उसकी बॉडी बहुत ज्यादा कांपने लग जाती है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो और बस कुछ अटैक्स, उसके बाद वीर का काम खत्म। और ये देखकर फ्लावर एम्प्रेस की खुशी का तो मानो कोई ठिकाना ही ना रह गया हो, और वो एक शैतानी हंसी देती हुई वीर के ऊपर और भी ज्यादा पावर के साथ अटैक करने लग जाती है। वीर के बॉडी के हर एक पार्ट पे इतने ज्यादा फ्लावर स्टैम्प्स आ गए होते हैं कि उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो कोई स्पिरिट नहीं बल्कि एक फूलों का पहाड़ हो। वीर को देखकर ऐसा लग रहा था मानो और कुछ ना सही वीर इन फूलों के भार के नीचे दब के ही मर जाएगा। तभी फ्लावर एम्प्रेस वीर के ऊपर एक और अटैक करती है, और ये अटैक वीर के बॉडी पे लैंड होता उससे पहले ही
ही कोई उसके हाथ को बीच में ही पकड़ लेता है और वीर चिल्ला के बोलता है रुको। ये सुनकर फ्लावर एम्प्रेस को लगता है कि वीर अब हार मानने वाला है और वो एक घमंड भरी मुस्कान के साथ वीर को देखते हुए कहती है क्या वो हवा निकल गई क्या, इतना ही दम था क्या तुम में, चलो अब मेरे सामने घुटने टेको और अपने स्पिरिट जीन्स मुझे दे दो। ये सुनने के बाद वीर को तो सच में समझ में ही नहीं आ रहा था कि उसे हंसना चाहिए या रोना चाहिए। वीर मन में सोचने लगता है क्या एक एम्पर स्पिरिट थी भी, इसे तो ये भी नहीं पता कि इसने मेरे ऊपर कितने अटैक्स किए, उसने अपने सारे अटैक्स कर लिया और अब वो मेरे से पूछ रही कि क्या मैं हार मानने वाला हूँ। वीर हंसता हुआ फ्लावर एम्प्रेस से कहता है मैं भला हार क्यों मानूंगा, तुमने तो अपने 100 के 100 अटैक्स कर लिए। तभी फ्लावर एम्प्रेस को भी रियलाइज होता है कि उसने अपने 100 अटैक्स को कास्ट कर दिया है। उसे इस बात के ऊपर किसी तरह से भी भरोसा नहीं हो रहा होता है कि उसने अपने 100 के 100 फ्लावर स्टैम्प्स को वीर के ऊपर कास्ट कर दिया, फिर भी वो उसके सामने खड़ा है। तभी फ्लावर एम्प्रेस को कुछ रियलाइज होता है और वो वीर से बोलती है ठीक है मैंने अपने 100 के 100 अटैक्स को कास्ट कर दिया, अब तुम्हारी बारी। असल में वो सोच रही होती है कि वीर ने अपनी पूरी पावर को उसके फ्लावर स्टैम्प्स को रेजिस्ट करने में लगा रखा है और अगर ऐसे में उसने उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश की तो वो फ्लावर्स के भार के नीचे दब के ही मर जाएगा। तभी वीर हल्के से अपने कंधे को उचकाता है और उसके सारे के सारे फ्लावर स्टैम्प्स वीर के ऊपर से गिर जाते हैं और ये देखकर फ्लावर एम्प्रेस की तो मानो फट के 99 हो गई होती है और वो वीर के सामने एक मासूम सा फेस बनाते हुए कहती है प्लीज धीरे से मारना। पर वीर उसके ऊपर एक पैसे का भी रहम नहीं दिखाता है और एक ही पंच में उसकी 32 ही गुल कर देता है और बिना किसी देरी के वीर के पावर स्क्रीन पे मैसेज आता है एम्परर वुड जिन +1 आपको चौथे रैंक पे प्रमोट कर दिया गया है। और फ्लावर एम्प्रेस अपने सोल स्टोन से वापस जिंदा होने लग जाती है और वीर को देखकर गुस्से में मुंह बनाते हुए कहती है तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम इतनी देर से मेरे सामने नौटंकी कर रहे थे। दरअसल वीर इतने देर से कमजोर होने का सिर्फ नाटक कर रहा था ताकि फ्लावर एम्प्रेस कहीं बीच में ना रुक जाए, उसे शर्त के अकॉर्डिंग 100 के 100 पंचेस कंप्लीट करने थे। वीर छलांग मारकर सीधे ही फ्लावर एम्प्रेस के आइलैंड पर आ जाता है और वीर को अपने आइलैंड पर देखकर फ्लावर एम्प्रेस बहुत ज्यादा डर जाती है। वीर मुस्कुराते हुए फ्लावर एम्प्रेस से कहता है हाँ अभी सब कुछ खत्म कहाँ हो, अभी तो तुम्हारे पास मेरा कुछ बकाया है और इसीलिए बिना इतनी जल्दी ये सब कुछ खत्म कैसे हो सकता है। इतना कहने के बाद वीर आगे बढ़कर फ्लावर एम्प्रेस को अपनी बाहों में लेने लग जाता है और फ्लावर एम्प्रेस अपनी जी जान लगा के उसे अपने से दूर करने की कोशिश करने लग जाती है। तो वीर उससे कहता है शर्माओ मत जाने में, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। और वीर का निशाना सीधे ही जाके सन एम्परर की गांड में लग जाता है और सन एम्परर अपने आइलैंड को 480 की स्पीड में भगाता हुआ वीर की ओर आने लग जाता है और सन एम्परर चिल्लाता हुआ बोलता है मैं तुम्हें मार डालूंगा। अब हम वीर को देखते हैं जो फ्लावर एम्परर के साथ अपना सेट कर रहा होता है। सन एम्परर को इतनी तेजी से अपनी ओर आता हुआ देखकर वीर बोलता है आजा बेटे तेरे को भी साथ में ही पेलूंगा। और वीर फ्लावर एम्परर को एक हाथ से अपनी बाहों में जकड़ता हुआ दूसरे हाथ से सन एम्परर की गुद्दी तोड़ देता है। तभी वीर के पावर स्क्रीन पे मैसेज आता है एम्परर लेवल फायर जीन +1 आपकी रैंक चेंज नहीं हुई है। और गाइस ऐसा कितनी बार हुआ ये मैं क्लियरली नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि मानवा में तो हमें एक ही बार दिखाया गया है लेकिन नोवर में हमें 2-3 बार दिखाया गया है। फ्लावर एम्प्रेस भी जब इतनी देर कोशिश करने के बाद कुछ नहीं कर पाती है तो वो भी खुद को वीर के बाहों में सरेंडर कर देती है और वीर उसे किस करने लग जाता है। अब वहाँ से सीन चेंज होता रहा, वीर के अंडरग्राउंड शेल्टर का सीन दिखाया जाता है। यहाँ वीर उस पेड़ की छेद से बाहर की ओर जा रहा होता है। वीर उस पेड़ की छेद से बाहर आ जाने के बाद अपने आसपास की जगह को देखता हुआ कहता है तो जैसा कि मैंने सोचा ही था, ये पेड़ आधी रात को अपनी लोकेशन चेंज करता है और सुबह तक कहीं और टेलीपोर्ट हो जाता है। हालांकि मैं इस चीज को काफी समय से नोटिस कर रहा हूँ लेकिन मैं अभी तक इसका कोई कंफर्म पैटर्न नहीं ढूंढ पाया हूँ, ना ही इसे कंट्रोल करने का कोई रास्ता ढूंढ पाया हूँ। और काफी समय तक वेट करने के बाद फाइनली आज जाके ये पेड़ थॉर्न जंगल के किनारे टेलीपोर्ट हुआ है और मैं इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल नहीं खोना चाहता। शिकार करने का ये सबसे बढ़िया मौका है लेकिन मुझे रात से पहले वापस आना पड़ेगा। वीर इतना कहने के बाद बहुत तेजी से भागता हुआ जंगल से बाहर की ओर शिकार करने के लिए चला जाता है। अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे वीर शिकार करने के बाद अपने अंडरग्राउंड शेल्टर में वापस आ गया होता है। वीर अपने सामने की ओर देखता हुआ कहता है मेरे ख्याल से इतना सारा खाना हमें इस शेल्टर के अंदर काफी समय तक जिंदा रखने के लिए काफी होगा। वीर के सामने बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ड्राई फ्रूट्स और केकड़े पड़े होते हैं जिन्हें वीर अभी अभी शिकार करके लाया होता है। वीर मन में सोचने लग जाता है फिलहाल जब तक मुझे ये बात नहीं पता कि ये शेल्टर किस पैटर्न में मूव करती है या फिर इस शेल्टर को मूव करने का कोई तरीका नहीं पता चल जाता, मैं शिकार करने के लिए कहीं दूर नहीं जा सकता और ना ही इस शेल्टर के आसपास कोई एलियन आते हैं कि उनका शिकार करके मैं अपने जीनो पॉइंट्स को बढ़ा सकूं। ऐसे में सबसे बढ़िया ये होगा कि फिलहाल मैं अपने सेकंड जीन लॉक को अनलॉक करने पे ज्यादा ध्यान दूं। वीर ये सब सोचने के बाद अपने शेल्टर की गेट से बाहर की ओर जाने लग जाता है। तभी अचानक वीर के ऊपर कोई अटैक करता है और वीर की तरफ एक फायर का स्पेयर जैसा कुछ बहुत ही ज्यादा तेजी से आने लग जाता है और वीर इसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। और ये सब इतनी जल्दी हुआ था कि वीर को कुछ करने का मौका ही नहीं मिला, वो अपने डिफेंस के लिए कुछ नहीं बुला पाया। लेकिन तभी कुछ चेंज होता है और वो अटैक वीर को लगने के बजाय वीर के बगल वाले दीवार पे जाके एक बहुत ज्यादा बड़ा ब्लास्ट करता है। तभी वीर कुछ नोटिस करता है और उसके चेहरे से घबराहट ऐसे गायब हो जाती है जैसे वो कभी घबराया ही नहीं था। वीर स्माइल करता हुआ सामने की ओर देखता हुआ कहता है ये तो कोई नया और बहुत ही ज्यादा पावरफुल हाइपर जीन आर्ट लगता है, तुमने ये कहां से सीखा? अब हम देखते हैं कि ये अटैक किसी और ने नहीं बल्कि चू
चूमिंग ने किया होता है वो वीर की ओर आता हुआ कहता है, वीर भाई तुम्हें मेरा ये न्यू हाइपर जी नट कैसा लगा? ये एक एस क्लास का हाइपर जी नट है, इसका नाम फ्लेमिंग नाइफ है। फिलहाल तो मैं इसे पूरी तरह से मास्टर नहीं कर पाया हूँ, फिर भी ये काफी ज्यादा पावरफुल है। वीर अपना सर हिलाता हुआ कहता है, मुझे पसंद आया, काफी ज्यादा अच्छा है ये। चूमिंग वीर की तरफ काफी ज्यादा क्यूरियोसिटी के साथ देखता हुआ पूछता है, तुम किस एलिमेंट के हाइपर जी नट की प्रैक्टिस करते हो, मुझे भी दिखाओ। वीर मुस्कुराता हुआ चूमिंग का रिप्लाई देते हुए कहता है, मेरे हाइपर जी नट का कोई भी स्पेसिफिक एलिमेंट नहीं है, मैं किसी भी एलिमेंट के हाइपर जी नट को सीख सकता हूँ। ये सुनने के बाद चूमिंग की फट जाती है और वह हैरान होता हुआ वीर से पूछता है, देखो मैं मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ, तुम हर टाइम ना मेरे साथ मजाक मत किया करो। चूमिंग को वीर के बात पे थोड़ा सा भी भरोसा नहीं हो रहा था और वीर ये सुनने के बाद बस मुस्कुरा देता है और कुछ बोलता नहीं है। चूमिंग वीर को अपनी बात पे मुस्कुराता हुआ देखकर बहुत ज्यादा चिढ़ जाता है और वो वीर से बोलता है, अच्छा तो तुम एक काम करो, तुम फ्लेमिंग नाइफ हाइपर जी नट को सीख के दिखाओ। वीर चूमिंग का रिप्लाई देते हुए कहता है, अच्छा ठीक है, एक काम करो, तुम जो भी फ्लेमिंग नाइफ के बारे में जानते हो सब मुझे बताओ। चूमिंग वीर को फ्लेमिंग नाइफ हाइपर जी नट की किताब देता हुआ कहता है, ये लो, जो भी मैं फ्लेमिंग नाइफ के बारे में जानता हूँ सब इसमें लिखा हुआ है, लेकिन तुम्हें इसे देने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि फ्लेमिंग नाइफ को सीखने के लिए जो जीनो फ्लूइड चाहिए वो मेरे पास सारे खत्म हो चुके हैं। वीर चूमिंग से वो किताब ले लेता है और उससे मुस्कुराता हुआ कहता है, मुझे ऐसा कोई जीनो फ्लूइड की जरूरत भी नहीं है। और वो चूमिंग की दी हुई किताब को पढ़ता हुआ उस हाइपर जी नट को सीखने की कोशिश करने लग जाता है। तभी वीर के बॉडी की एनर्जी आग में बदलकर उसके हाथ के आसपास इकट्ठी होने लग जाती है। वीर अपने हाथ को हिलाता है और लगभग 1 मीटर लंबा एक फ्लेमिंग नाइफ उसके हाथ से निकलता है और ये सीधे ही जाके एक जाइंट स्केलेटन की बॉडी से भिड़ता है जो कि ना जाने उस शेल्टर के अंदर कितने ही सालों से बड़ा हुआ था। वहां पर एक बहुत ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन होता है जिससे कि वो स्केलेटन 10 मीटर से भी ज्यादा दूर जाके गिरता है और एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक साउंड के साथ टूट के बिखर जाता है। और ये सब देखकर चूमिंग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, हैरानी से बोलता है, क्या ये कैसे पॉसिबल है? क्या ये वही फ्लेमिंग नाइफ की स्किल है जो मैंने सीखी है? अगर हाँ तो ये वीर का अटैक मेरे से इतना ज्यादा पावरफुल क्यों है जबकि इसने इस स्किल को अभी अभी सीखा है, वो भी बिना किसी जीनो फ्लूइड के। अब हम वीर को देखते हैं जो चूमिंग के सामने फ्लेक्स करता हुआ अपने हाथ में आई फायर पावर को अपने मुंह से फूंक के बुझाता हुआ मन में सोचने लग जाता है। दरअसल अगर सच बताऊं तो वीर भी हैरान था क्योंकि उसे पता था कि उसका अटैक चूमिंग से ज्यादा पावरफुल होना चाहिए था क्योंकि उसके सर्वेंट, नाइट और रॉयल क्लास के स्पिरिट फायर जीनो पॉइंट्स ऑलरेडी मैक्स थे और उसके पास कुछ एम्पर लेवल के फायर जीनो पॉइंट्स भी थे जो उसने सन एम्पर को हरा के कमाए थे। अगर वो सिर्फ फायर एलिमेंट को प्रैक्टिस करता तो उसके लर्निंग की स्पीड और पावर ऑर्डिनरी लोगों से काफी ज्यादा होती क्योंकि स्पिरिट जीन्स दरअसल एक टैलेंट की तरह होती है। जितना ज्यादा तुम्हारे पास किसी स्पेसिफिक एलिमेंट का स्पिरिट जीन्स रहेगा तुम उस स्पेसिफिक एलिमेंट में ऑर्डिनरी लोगों से उतना ही ज्यादा टैलेंटेड रहोगे। यही रीजन था कि वीर को फ्लेमिंग नाइफ की प्रैक्टिस करने में किसी भी जीनो लिक्विड की जरूरत नहीं पड़ी थी। और ये सब देखकर चूमिंग के जमाने गांड के गोटे मुंह से बाहर आ गए हो। चूमिंग उसके आसपास गोल गोल रानी करता हुआ पूछने लग जाता है, क्या तुमने पहले ही किसी फायर टाइप के हाइपर जीनो आर्ट को सीख रखा है? नहीं, तुमने शायद से बहुत पहले ही फ्लेमिंग नाइफ की प्रैक्टिस कर रखी है लेकिन सिर्फ तुमने मुझे बताया नहीं था, या फिर हो सकता है तुमने बहुत पहले ही अपना सेकंड जीन लॉक भी अनलॉक कर दिया है। चूमिंग के दिमाग में ऐसे हजारों तरह के पॉसिबिलिटीज बनी जा रही थी। चूमिंग को इतना ज्यादा बेचैन होता हुआ देख कर वीर अपने मन में सोचने लग जाता है, मैं अभी इसे ये बात नहीं बता सकता कि मैंने स्पिरिचुअल बेस से स्पिरिट जीन्स कमाए हैं इसीलिए मेरी फायर टैलेंट इतनी ज्यादा है। और वीर बस कैजुअली अपने कंधे उचकाता हुआ उससे कहता है हाँ। चूमिंग वीर के मुंह से हाँ सुनने के बाद उससे कहने लगता है, मुझे पता था तुमने अपना सेकंड जीन लॉक अनलॉक कर लिया, वरना तुम इतने ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकते हो? चूमिंग वहाँ से जाता हुआ वीर से कहता है, वीर भाई मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे भी बहुत ज्यादा मेहनत करनी बाकी है। आपने अपना सेकंड जीन लॉक अनलॉक कर लिया बट मैंने नहीं करा है। मैं अभी दोबारा तभी मिलूंगा जब मैं अपना सेकंड जीन लॉक अनलॉक कर लूंगा। सच पूछो तो वीर ने अभी तक अपना सेकंड जीन लॉक अनलॉक नहीं करा था लेकिन उसने बस चूमिंग से स्पिरिचुअल बेस की बात छुपाने के लिए हाँ कर दी थी। तभी वीर को कुछ याद आता है कि उसकी अभी तक की सबसे ताकतवर एलिमेंट थंडर है। एम्परर और रॉयल क्लास को छोड़ के बाकी सारे क्लास के थंडर जीन पॉइंट उसके मैक्स हो चुके हैं और उसके पास एम्परर लेवल के भी 3 थंडर जीनो पॉइंट्स हैं जो उसने थंडर डिमन एम्परर से कमाए थे। ऐसे में खुद के लिए उसे फ्यूचर में एक थंडर से रिलेटेड कोई हाइपर जीनो आर्ट चुननी चाहिए। तभी वीर को याद आता है कि उसका प्रोफेसर मंत्र सेकंड जीन लॉक अनलॉक करने से बहुत ज्यादा करीब है, इसलिए वो एक जगह पालती मार के बैठ जाता है और प्रोफेसर मंत्रा की प्रैक्टिस करने लग जाता है। और कुछ दिन तक प्रैक्टिस करने के बाद वीर को महसूस होता है कि उसके सेल्स का पुनर्जन्म हो रहा हो और उसकी आंखों में एक अलग से ही चमक आ जाती है। तभी वीर बोलता है, फाइनली मैंने अपना सेकंड जीन लॉक अनलॉक कर लिया। वीर के सेकंड जीन लॉक अनलॉक हो जाने के बाद वीर जब अपना प्रोफेसर मंत्रा को कास्ट करता है तो उसे पता चलता है कि उसके प्रोफेसर मंत्रा की रेंज पहले से 10 गुना बढ़ चुकी है और वीर का एक न्यू स्किल अनलॉक होता है जिससे कि वीर के प्रोफेसर मंत्रा के ऑरा के अंदर जो भी रहेगा वीर उसे सेंस कर सकता है। और सबसे खतरनाक बात ये थी कि वीर पहले सिर्फ प्रोफेसर मंत्रा का उपयोग किसी चीज के लाइफ फोर्स को स्कैन करने में करता था लेकिन अब वो प्रोफेसर मंत्रा का यूज करके उसकी लाइफ फोर्स को छेड़ भी सकता है। वीर को अपने इस नई पावर की टेस्टिंग करनी थी लेकिन शेल्टर के अंदर टेस्ट करने के लिए उसके पास कुछ नहीं था, इसलिए वो शेल्टर से बाहर की ओर जाता हुआ सोचने लग जाता है, चलो अब पता करते हैं कि ये शेल्टर थॉर्न फॉरेस्ट के किनारे पे कब टेलीपोर्ट होगा ताकि मैं कुछ एलियंस को पकड़ के उनके ऊपर
अपनी स्किल्स को ट्राई कर सकूं। वीर जैसे ही शेल्टर से बाहर आता है वो देखता है कि उसके चारों तरफ सिर्फ कांटों वाली बेलें हैं और वीर उन झाड़ियों को हटाता हुआ कहने लगता है, क्या यार मेरी किस्मत इतनी ज्यादा खराब कैसे हो सकती है, मुझे अपनी न्यू एबिलिटीज ट्राई करनी है और ये शेल्टर है कि थॉर्न जंगल से बाहर टेलीपोर्ट ही नहीं होता। अब बस यार बहुत हो गया, अब लगता है कि इस घने जंगल के अंदर ही मुझे अपनी नई एबिलिटीज को ट्राई करना पड़ेगा। बस यही उम्मीद है कि अपनी न्यू एबिलिटीज को ट्राई करते टाइम कोई ऐसा एलियन ना मिल जाए जो कि मेरी ही गांड फाड़ दे। वीर और कुछ कह पाता उससे पहले वीर को किसी खतरे का एहसास होता है और वो तुरंत ही प्रोफेसर मंत्रा को एक्टिव करके अपनी आसपास की जगह को स्कैन करने लग जाता है। वीर फिलहाल थॉर्न फॉरेस्ट के ऐसे हिस्से में था जहाँ चारों तरफ सिर्फ मोटी मोटी कांटों वाली बेलें होती है और यहाँ पर नंगी आंखों से कुछ भी देख पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। पर प्रोफेसर मंत्रा के सेकंड जीन लॉक अनलॉक हो जाने की वजह से उसकी पावर इतनी ज्यादा बढ़ गई होती है कि उसका ऑरा इन सभी बेलों को पार करता हुआ पूरे जंगल में फैल जाता है और वीर को महसूस होता है कि इन सभी कांटों वाली बेलों के पीछे एक छोटे से घास के मैदान जैसी जगह है और वीर को जैसे ही ये पता चलता है वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और उस घास वाली मैदान के बारे में और ज्यादा पता करने के लिए अपने प्रोफेसर मंत्रा का पावर बढ़ा देता है और प्रोफेसर मंत्रा का पावर बढ़ते ही वीर को वो जगह एकदम साफ साफ दिखने लग जाती है। उस घास के मैदान के बीचों बीच एक बहुत ही ज्यादा मोटी और लंबी वेन निकली हुई थी। ये वेन कम से कम 24 मीटर से भी ज्यादा लंबी थी। उस वेन के ऊपर एक फल भी होता है जो अभी पूरी तरह से पका नहीं था और उस वेन के जस्ट बगल में एक ड्रैगन टाइप का एलियन सोया हुआ था जो कि शायद से उस वेन और फल दोनों की प्रोटेक्शन कर रहा था। तभी उस ड्रैगन को किसी का आने का एहसास होता है और वो अपनी नींद को खराब किए बिना बस अपना ऑरा को रिलीज कर देता है। दरअसल उस ड्रैगन के लिए ये आम बात थी क्योंकि वो इस वेन की सुरक्षा बहुत समय से कर रहा था और इस बीच में बहुत सारे एलियन उसके पास आ जाते थे और उस ड्रैगन की ऑरा को फील करने के बाद वहां से भाग जाते थे। इसलिए इस बार भी ड्रैगन ने ज्यादा कुछ एक्शन लिए बिना बस अपने ऑरा को रिलीज कर दिया होता है और वीर को जैसे ही इस मूवमेंट का एहसास होता है वो एक बेल के पीछे छिप जाता है और छिप कर देखते हुए कहने लगता है, ये तो एक सीक्रेट ब्लड ड्रैगन टाइप एलियन है और इसका ऑरा भी बहुत ज्यादा पावरफुल है और मेरी अभी की पावर के हिसाब से मैं इसे किसी भी एंगल से नहीं हरा सकता। मेरा लाल डैगर इसे हराने के लिए कुछ ज्यादा ही छोटा है, वो इसे खरोच भी नहीं मार पाएगा। अब वीर का ध्यान उस वेन पे लगे फ्रूट की ओर चला जाता है और वीर उसे देखता हुआ कहने लगता है, अगर मैं उस ड्रैगन को छेड़े बिना किसी भी तरह से उस फ्रूट को हासिल करने में कामयाब होता हूँ तो ये मेरे लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा और ये मेरे नए एबिलिटी को ट्राई करने के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा मौका है। वीर अपने प्रोफेसर मंत्रा के न्यू एबिलिटी को एक्टिव करता हुआ कहने लगता है, मैं अपने प्रोफेसर मंत्रा के साथ अब लाइफ फोर्स की ट्रेजेक्ट्री को भी चेंज कर सकता हूँ। भले ही मेरी नई एबिलिटी को ट्राई करने के लिए वो ड्रैगन कुछ ज्यादा ही पावरफुल है लेकिन इससे मैं अपनी लाइफ फोर्स को तो छुपा ही सकता हूँ। वीर अपनी नई एबिलिटी के साथ उस ड्रैगन टाइप एलियन से अपनी लाइफ फोर्स को सक्सेसफुली छुपा लेता है और उस ड्रैगन टाइप एलियन की ओर दबी पाव जाते हुए कहने लगता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उस ड्रैगन को मेरे यहाँ होने का या फिर मेरे लाइफ फोर्स का कोई भी एहसास नहीं होना चाहिए। और सच में उस ड्रैगन को वीर के वहाँ होने का या फिर किसी भी चीज का आभास नहीं हो रहा होता है। वीर उस ड्रैगन के बिल्कुल सामने पहुंच गया होता है, फिर भी उस ड्रैगन को वीर के वहाँ होने का कोई भी एहसास नहीं होता है। वीर ये देखकर बहुत ज्यादा खुश होता हुआ कहता है, ये स्किल मेरे जैसे हंटर्स के लिए बहुत ही ज्यादा काम की स्किल है। और वीर थोड़ी ही देर में एक छलांग मार के उस पेड़ के फल के पास पहुंच जाता है। वीर उस फल को देखता हुआ कहने लगता है, इस फल की लाइफ फोर्स कुछ ज्यादा ही पावरफुल है, मैं इसे अपने प्रोफेसर मंत्रा से ब्लॉक नहीं कर सकता और अगर मैंने इसे तोड़ लिया तो इस वेन के लाइफ फोर्स में हुए चेंजेस की वजह से उस ड्रैगन को इस चीज का पता चल जाएगा और फिर ना ये फल मेरे काम आएगा और ना ही मैं इस वेन की लाइफ फोर्स को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर पाऊंगा। इसलिए बढ़िया यही रहेगा कि मैं ब्लैक क्रिस्टल की हेल्प से जितनी जल्दी हो सके इस फ्रूट और इस वेन दोनों की लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब करके उसे पानी की बूंदों में बदल लूं। वीर इतना कहने के बाद अपने हाथ को उस फ्रूट के ऊपर रखता है और अपने ब्लैक क्रिस्टल को ऑर्डर देता है, ब्लैक क्रिस्टल इस फ्रूट और इस वेन दोनों की लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब करके उसे पानी की बूंदों में बदल दो। वीर का ऑर्डर सुनने के बाद ब्लैक क्रिस्टल एक्शन में आ जाता है और बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ उस फल और उस पेड़ दोनों की लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब करने लग जाता है और ब्लैक क्रिस्टल जैसे ही उस फल की लाइफ फोर्स को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेता है वो फल मुरझा कर गिर जाता है और ड्रैगन टाइप एलियन को भी किसी चीज का एहसास होता है, इसलिए वो अपनी आंखें खोलकर आसपास देखने लग जाता है और जब उसे ये पता चलता है कि वीर ने उस पेड़ की लाइफ फोर्स को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लिया तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अपने मुंह में आग भरता हुआ वीर के ऊपर अटैक कर देता है और वीर को जैसे ही ये बात पता चलती है कि वो ड्रैगन अपनी नींद से उठ चुका और वीर की तरफ एक अटैक कास्ट कर दिया है, वो उस वेन को बेस बनाता हुआ उस ड्रैगन के सर के ऊपर से उड़ता हुआ निकल जाता है और वीर को ऐसा करता हुआ देखकर ड्रैगन और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अपना सेकंड जीन लॉक अनलॉक करता हुआ वीर की तरफ एक लावा वाला अटैक कास्ट कर देता है जिससे कि उसके मुंह से बहुत ही ज्यादा तेजी से लावा निकलने लग जाता है। हालांकि ये अटैक वीर को हिट नहीं कर पाया था लेकिन फिर भी वीर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वहाँ से भागता हुआ कहने लगता है, इस सीक्रेट ब्लड एलियन के कम से कम 6 जीन लॉक अनलॉक होंगे, ऐसे में मैं इससे लड़ने की गलती बिल्कुल नहीं कर सकता, मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा। वीर ये सोचता वो बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ यहाँ से भागने लग जाता है और वो ड्रैगन टाइप
का एलियन गुस्से में पागल होता हुआ अपना थर्ड जीन लॉक अनलॉक कर लेता है और वीर के ऊपर एक लावा बॉल टाइप का अटैक कर देता है। और वीर ये अटैक देखने के बाद बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वीर के कुछ कर या बोल पाने से पहले वो लावा बॉल टाइप का अटैक सीधे ही आके वीर के पैरों के पास लगता है। और वो अटैक जैसे ही जमीन से टकराता है वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा बड़ा ब्लास्ट होता है और आसपास की जगह को देखकर ऐसा लग रहा था मानो लावा पुल बन गया हो। और वीर एक लंबी जंप लगाकर इस अटैक से बचने की कोशिश करने लग जाता है, लेकिन इस अटैक में इतनी ज्यादा पावर होती है कि वीर बच नहीं पाता, उसके पूरे कपड़ों में आग लग जाती है। और इस अटैक से वहाँ पे इतनी ज्यादा हीट पैदा होने लग जाती है कि वीर को ऐसा लगता है मानो उसे किसी तंदूर में डाल दिया हो। अगर वीर के पास फायर स्पिरिट जीनो पॉइंट्स नहीं होते तो उसका काम यही खत्म था। वो ड्रैगन बिना रुके वीर के ऊपर लावा बॉल वाले अटैक कास्ट करने लग जाता है, जिससे कि चारों तरफ तबाही मच गई होती है, पूरे जंगल में आग लग गई होती है। और वीर जिसके की पूरे कपड़ों में आग लगी होती है वो वहाँ से बहुत ही ज्यादा घबराते हुए भागते हुए कहने लगता है, क्या ये कमीना अभी मेरे पीछे है? आखिर ये मेरा पीछा कितनी दूर तक करेगा? और इसकी पावर वो तो हर मिनट बढ़ते जा रही है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं ज्यादा देर नहीं टिक पाऊंगा, मैं जल्द ही किल हो जाऊंगा। तभी उसके दिमाग में कुछ आइडिया आता है और वो डायरेक्शन चेंज करने के बाद कुत्तों की तरह भागता हुआ अपने अंडरग्राउंड शेल्टर वाले पेड़ की तरफ जाने लगता है। और वो ड्रैगन टाइप एलियन बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ वीर का पीछा करने लग जाता है। थोड़ी देर तक भागने के बाद वीर फाइनली अपने शेल्टर वाले पेड़ के पास पहुंच जाता है। वीर अपने शेल्टर वाले पेड़ के पास पहुंचने के बाद उस ड्रैगन की तरफ मुड़ के खड़ा हो जाता है और उसे देखता हुआ कहने लगता है, क्या हुआ, अंदर आने की हिम्मत नहीं है क्या? वो ड्रैगन वीर का पीछा करते हुए शेल्टर के दायरे में तो आ गया था, लेकिन शेल्टर से निकलते हुए टेरिफाइंग ऑरा को फील करने के बाद उस ड्रैगन में इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि वो वीर के ऊपर दोबारा अटैक करे, इसलिए वो वीर से थोड़ी दूर ही खड़ा होकर बहुत ही ज्यादा जोर से रोर करने लग जाता है। और वीर ये देखकर अपने आप को रिलैक्स करता हुआ कहने लगता है, अच्छा हुआ इस शेल्टर के अंदर इतने सारे मरे हुए एलियंस की डेड बॉडी पड़ी है, वरना आज मेरी जान नहीं बच पाती। इसके बाद वीर अपने शेल्टर की गेट से अंदर जाता हुआ उस ड्रैगन से कहने लगता है, मेरे लिए तुमने उस फ्रूट की इतनी ज्यादा देखभाल की, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, लेकिन अलविदा दोस्त, अब कभी नहीं मिलेंगे। इसके बाद वीर अपने सी ऑफ सोल में देखता है तो उसे पता चलता है कि उसके पास कम से कम 800 से भी ज्यादा पानी की बूंदे हैं। वीर ये देखने के बाद खुश होता हुआ कहता है, भले ही मैं उस पेड़ की सिर्फ आधी लाइफ फोर्स को ही एब्जॉर्ब कर पाया हूँ, फिर भी मेरे पास बहुत ही ज्यादा पानी की बूंदे हैं। मेरे ख्याल से इतनी पानी की बूंदे ड्रैगन ब्लड ट्री और ब्लड पाइन ट्री दोनों को मैच्योर करने के लिए काफी होंगी। अब हम सीधे ही 1 महीने बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर वीर ने पृथ्वी के सेंट हॉल से वाटर थंडर नाम का एक सरपासर लेवल का हाइपर जीनोआर्ट खरीद लिया होता है और वार्मिर ग्रह पर वापस आने के बाद लगभग 1 हफ्ते से उसकी प्रैक्टिस कर रहा होता है। और इस हाइपर जीनोआर्ट की मदद से वीर अपने एक हाथ से वाटर एलिमेंट को कंट्रोल कर सकता था और दूसरे हाथ से उसी वाटर में इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवा सकता था। और वीर ऐसा करता भी है, जिससे कि उसके सामने एक बहुत ही ज्यादा बड़ा धमाका होता है। अब हम चूमिंग को देखते हैं जो दूर से वीर को देख रहा होता है और वीर की इतनी खतरनाक न्यू हाइपर जीनोआर्ट को देखने के बाद ताली मारता हुआ वीर के नजदीक आता हुआ कहने लगता है, शानदार, ये तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हाइपर जीनोआर्ट लगती है। वीर उस ब्लास्ट से हुए धुएं को अपने सामने से हटाता हुआ सामने की ओर आता हुआ कहने लगता है, इस हाइपर जीनोआर्ट का नाम काफी ज्यादा ऑर्डिनरी है, लेकिन इसकी पावर इतनी ज्यादा है कि मैं इससे वाटर एलिमेंट तक से लाइटनिंग को ट्रिगर कर सकता हूँ। और अगर मैं इसके हायर लेवल को अनलॉक कर लेता हूँ तो सामने वाले की बॉडी में उपस्थित पानी का भी यूज कर सकता हूँ, जिससे कि इसके खिलाफ डिफेंड करना भी नामुमकिन हो जाएगा। वीर अपने हाथ में चमक रही लाइटनिंग के पावर को देखता हुआ कहने लगता है, वैसे तो स्पिरिट्स में मानव के मुकाबले काफी ज्यादा पावरफुल एबिलिटीज होती हैं, लेकिन अभी तक स्पिरिट्स ये फिगर आउट नहीं कर पाई हैं कि अपनी 2 एबिलिटीज को एक साथ मर्ज कैसे करे। वहीं पर आते हैं इंसान, जो कि रॉ पावर और फिटनेस के मुकाबले में स्पिरिट से तो कमजोर होते हैं, लेकिन उनके पास होती है क्रिएटिविटी, जिसका यूज करके वो अपनी छोटी से छोटी पावर को भी 4 गुना तक बूस्ट कर लेते हैं। अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर वीर बहुत देर प्रैक्टिस करने की वजह से उसके हाथ में थोड़ा सा दर्द हो गया होता है, इसलिए वो एक जगह पर बैठ के अपने हाथ को देख रहा होता है। और चूमिंग भी आकर वीर के बगल में बैठ जाता है और उससे कहने लगता है, सानमू यार, तुम तो काफी ज्यादा पावरफुल हो, तुमने तो सिर्फ एक ही हफ्ते में डुअल एलिमेंट वाले हाइपर जीनोआर्ट की प्रैक्टिस कर ली, यहाँ तक कि इसको लगभग मास्टर भी कर लिया है। दूसरे लोगों को तो सिंगल एलिमेंट वाले हाइपर जीनोआर्ट को प्रैक्टिस करने में भी सालों लग जाते हैं, और फ्लेमिंग नाइफ की प्रैक्टिस भी तुमने सिर्फ एक ही बार में कर ली। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम ऐसा कैसे कर रहे हो? क्या तुम हमसे कुछ छुपा रहे हो? चूमिंग वीर से और भी ज्यादा सवाल करने वाला था, लेकिन वीर उसको बीच में रोकता हुआ कहने लगता है, ये हाइपर जीनोआर्ट तो इजी एलिमेंट वाटर और थंडर को लेके बनाया गया है, जिससे कि इसको सीखना भी काफी ज्यादा आसान है, और मैंने अभी तक सिर्फ इसकी प्रैक्टिस ही करी है, इसको अभी तक एक्चुअल कॉम्बैट में यूज नहीं किया है, तो अभी कुछ कह नहीं सकते कि यह हाइपर जीनोआर्ट किसी काम का है भी या नहीं। असल में यह हाइपर जीनोआर्ट काफी ज्यादा पावरफुल होती है, लेकिन वीर चूमिंग को स्पिरिचुअल बेस के बारे में नहीं बताना चाहता था, इसलिए वो चूमिंग से झूठ बोल देता है। चूमिंग वीर की बात को सुनने के बाद थोड़ा शांत हो जाता है, लेकिन तभी उसे कुछ याद आता है। चूमिंग बहुत ही ज्यादा क्यूरियस होता हुआ वीर से कहता है, अच्छा ठीक है, ये सब छोड़ो, एक बात बताओ, क्या तुमने थर्ड गॉड सेंचुरी के एक रेयर किंग स्पिरिट के बारे में सुना है? आजकल चारों तरफ सिर्फ इसी बारे में चर्चा हो रही है, लोग तो ये तक कह रहे हैं कि ये किंग स्पिरिट अपने द लेजेंडरी 10th जीन लॉक को भी ओपन कर लेगा। चूमिंग के मुंह से ये बात सुनने के बाद वीर थोड़ा घबरा जाता है और खांसने लग जाता है। वीर घबराते हुए चूमिंग से पूछता है, क्या तुम्हें उस किंग स्पिरिट का
नाम पता है? चू मिंग वीर का रिप्लाई देते हुए कहने लगता है, मैंने सुना है कि किंग स्पिरिट्स उसे एम्परर एमरिस्ट बोलते हैं। चू मिंग के मुंह से ये बात सुनने के बाद वीर के जान में जान आई, क्योंकि ये वही नाम था जो उसने फर्स्ट स्पिरिचुअल बेस में स्पिरिट्स को बताया था। वीर को लगा था कि वार्मिर ग्रह पर कहीं उसकी पहचान रिवील तो नहीं हो गई, इसीलिए वीर इतना ज्यादा घबरा गया था। लेकिन वीर को यह बात अभी तक समझ में नहीं आ रही थी कि फर्स्ट स्पिरिचुअल बेस की बातें ह्यूमंस को कैसे पता चली। इसलिए वीर चू मिंग से पूछता है, अच्छा तुम्हें उस किंग स्पिरिट के बारे में जो भी बातें पता है सब कुछ मुझे बताओ। और वीर का रिप्लाई देते हुए चू मिंग उससे कहने लगता है, मैंने सुना है कि वो किंग स्पिरिट काफी ज्यादा पावरफुल है और स्पिरिट्स के बीच में काफी ज्यादा पॉपुलर भी है। स्पिरिट शल्टर के ह्यूमन सरपासर्स के हिसाब से स्पिरिट्स उसे एक भगवान की तरह पूजते हैं। चू मिंग ये सब इतनी जल्दी जल्दी बोल रहा होता है कि उसके मुंह से लार निकलने लग जाता है। और ये देखकर वीर चू मिंग से अनॉय होता हुआ उससे कहने लगता है, क्या तुम थोड़ा धीरे नहीं बोल सकते? पर चू मिंग वीर की बात पर उतना ध्यान नहीं देता और अपनी बात में जोड़ता हुआ कहने लगता है, मुझे तो लगता है ना उस किंग स्पिरिट को कहीं जाके मर जाना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा घमंडी है। मैं चू मिंग, देखो मैं कितना ज्यादा हैंडसम हूँ, फिर भी कोई स्पिरिट मुझसे शादी नहीं करना चाहती, और वो एम्परर एमरिस्ट कितना ज्यादा लकी है कि उसे एक किंग स्पिरिट के रूप में जन्म मिला। अगर मैं एक किंग स्पिरिट होता ना तो मैं उससे 100 गुना ज्यादा पॉपुलर होता, हजारों में गर्लफ्रेंड रखता। और चू मिंग यहाँ पे बिना रुके बहुत कुछ बोलने लग जाता और वीर उसको इग्नोर करता हुआ अपने मन में सोचने लग जाता है, मैं किसी भी तरह से वार्मिर ग्रह पर यह बात फैलने नहीं दे सकता कि मैं ही एम्परर एमरिस्ट हूँ। मैंने फर्स्ट स्पिरिचुअल बेस में इन सभी स्पिरिट्स को आसानी से हरा दिया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं वार्मिर ग्रह पर भी इनको इतनी ही आसानी से हरा सकता हूँ, क्योंकि वार्मिर ग्रह पर मैं सिर्फ 3 सेकंड के लिए सुपर स्पिरिट मोड में रह सकता हूँ, लेकिन ये स्पिरिट्स अपनी पूरी पावर के साथ रहेंगे। और अगर इन लोगों ने अपने एल्डर्स को बुला लिया जिनके 6-7 जीन लॉक अनलॉक होंगे तो मेरे लिए एक प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। वीर को इतनी गहरी सोच में पड़ा हुआ देखकर चू मिंग उसे उंगली करता हुआ कहने लगता है, सनमू क्या तुम भी वही सोचे जो मैं सोच रहा हूँ? मुझे तो लगता है कि ये एम्परर एमरिस्ट मर्द ही नहीं है, वरना कोई इतनी प्यारी प्यारी फीमेल स्पिरिट्स को इग्नोर कैसे कर सकता है? अनजाने में ही सही, लेकिन चू मिंग ने वीर के बारे में एक ऐसी बात बोल दी जो वीर को बिल्कुल पसंद नहीं आई। इसलिए वीर चू मिंग को मजा चखाने के लिए उसके कंधे पे हाथ रखता और एक डरावनी आवाज में बोलता है, चू मिंग इन सब फालतू बातों को छोड़ो, एक बात बताओ, तुमने तो कहा था कि तुम अब दोबारा तभी मिलोगे जब तुम अपना सेकंड जीन लॉक अनलॉक कर लोगे, तो एक बात बताओ, तुमने अपना सेकंड जीन लॉक अनलॉक कर लिया क्या? और अगर नहीं किया तो आओ मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। चू मिंग वीर के इंटेंशन को समझ गया था कि वीर अब उसको प्रैक्टिस के बहाने पेलने वाला है, इसलिए चू मिंग इतना ज्यादा घबरा जाता है कि उसके मुंह से पसीना आने लग जाता है और वो घबराते हुए वीर से बोलता है, अच्छा हाँ वो छोड़ो, तुम छोड़ो ना भाई, मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा, और कुछ दिन का प्रैक्टिस बाकी है, उसके बाद मेरा हो जाएगा, तुम। और वीर को तो मानो बस इसी पल का इंतजार था। वो चू मिंग के मुंह से जैसे ही सुनता है कि उसने अपना सेकंड जीन लॉक अनलॉक नहीं करा, वो चू मिंग के ऊपर टूट पड़ता है। और अगले ही सीन में चू मिंग जमीन पर पड़ा करहा रहा होता है। वीर और चू मिंग की फाइट इतनी ज्यादा खतरनाक हुई थी कि चू मिंग के कराहने की आवाज शटर से बाहर तक जा रही होती है और चू मिंग वीर से रोता हुआ बोलता है, मुझे छोड़ दे भाई, अब नहीं होगा मेरे से। तभी अचानक शटर के बाहर से वीर को किसी के जोर जोर से चलने की आवाज आने लग जाती है। पहले तो वीर को लगा कि ये उसका कोई भ्रम होगा, क्योंकि कोई भी एलियन इस शेल्टर के आसपास आने की हिम्मत नहीं करता। इसलिए वीर उस डायरेक्शन में देखकर कंफर्म करने की कोशिश करने लग जाता है कि ये वीर का कोई भ्रम था या फिर कोई एलियन सच में शेल्टर के आसपास आ गया है। और तभी वीर को फिर से किसी के चलने की आवाज आती है और वीर को जैसे ही ये बात कंफर्म होता है कि ये उसका कोई भ्रम नहीं था, वो भाग कर शेल्टर से बाहर की ओर जाने लग जाता है। और वीर को शेल्टर से बाहर जाता हुआ देखकर चू मिंग रोते हुए उससे कहने लग जाता है, रुको, तुम मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो? वीर शेल्टर से बाहर जाता हुआ चू मिंग से कहता है, तुम यहीं रुको, शायद शेल्टर के बाहर कोई एलियन आया, मैं उसे देख कर आता हूँ। और थोड़ी ही देर में वीर अपने अंडरग्राउंड शेल्टर के बाहर वाले गेट के पास पहुंच जाता है। वीर वहां से निकलते हुए सामने की ओर देखता हुआ कहने लगता है, ये कौन सी बला है अब? और तभी वीर के सामने वाली झाड़ियों में से एक ब्लू कलर का मेटालिक डायनासोर टाइप का एलियन निकलता है और आसपास देखने लग जाता है। इस डायनासोर के बॉडी में से बहुत ही ज्यादा पावरफुल और टेरिफाइंग ऑरा निकल रही होती है। ये डायनासोर देखने में इतना ज्यादा बड़ा तो नहीं था, हाइट के मुकाबले में ये लगभग वीर के बराबर ही था, लेकिन इसके बॉडी से निकल रहे ऑरा को फील करने के बाद वीर को पता चलता है कि ये डायनासोर वीर से कहीं ज्यादा पावरफुल है। तभी वो डायनासोर टाइप का एलियन भी वीर को देख लेता है और बहुत ही ज्यादा जोर से रोर करता है और वो डायनासोर वीर की तरफ आने के लिए एक कदम बढ़ाता है। ये देखकर वीर थोड़ा हैरान हो जाता है, क्योंकि वीर इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे एलियन से लड़ चुका था जिनकी पावर वीर से कहीं ज्यादा थी, लेकिन उनमें से किसी की भी हिम्मत नहीं हुई थी कि इस शेल्टर के दायरे में आ जाए। और इस डायनासोर को अपनी तरफ कदम बढ़ाता हुआ देखकर वीर थोड़ा सा डर जाता है और सोचने लग जाता है, क्या मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए? और तभी वो डायनासोर बहुत तेजी से भागता हुआ वीर की तरफ आने लग जाता है। उसको देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसको शेल्टर से आ रहे टेरिफाइंग ऑरा से कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो। और उस डायनासोर को अपनी तरफ इतनी ज्यादा तेजी से आता हुआ देखकर वीर के आंड के गोटे गांड में घुस जाते हैं। और जिस बहन के लौड़े ने अभी तक वीडियो देख ली है पर लाइक नहीं किया, उनके भी आंड के गोटे गांड में घुस जाएंगे। वीर अपने दांत भींच लेता है और बहुत ज्यादा घबराते हुए बोलता है, ये तो कोई सीक्रेट ब्लड एलियन नहीं बल्कि एक सुपर एलियन है। और वो डायनासोर वीर की तरफ इतनी ज्यादा स्पीड से भागता हुआ आ रहा होता है कि वो जहाँ पर भी पैर रख रहा था वहां पर उसके पैर के फुटप्रिंट्स छप जा रहे थे। वीर वहां से भागकर अपने शेल्टर के अंदर जाने की सोचता है, लेकिन वो डायनासोर इतनी जल्दी भाग के आया होता है कि वीर अभी तक मुड़ा ही था और वो डायनासोर जस्ट वीर के पीछे खड़ा था। वीर अपनी
पूरी जान लगाकर वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी वो डायनासोर वीर को पीछे से हिट करता है। उस डायनासोर ने वीर को सिर्फ हल्का सा ही हिट किया होता है, लेकिन ये हिट वीर के लिए इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वीर उस पेड़ से कहीं ज्यादा दूर जाकर फिकता है और वीर के बॉडी में बहुत सारी चोटें आई होती है। तभी वो कराहता हुआ बोलता है, क्या मेरी मौत ऐसे ही लिखी थी, वो भी बिना किसी क्लियर एक्सप्लेनेशन के। और वो डायनासोर बड़ा सा मुंह खोलता हुआ वीर की तरफ आगे बढ़ता है। वीर के अंदर इतनी भी शक्ति नहीं बची थी कि वो इस अटैक को डॉज कर सके या फिर इस अटैक के अगेंस्ट में कोई अटैक कास्ट कर सके। इसलिए वीर बस चुपचाप जमीन पर पड़ा पड़ा उस डायनासोर को देख रहा होता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड होता। और अगर आप लोग को एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और कमेंट करना मत भूलना कि आप लोगों को क्या लगता है वीर यहाँ से कैसे बचेगा। और मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।